आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी संस्कार पर बात कर रहे हैं। ये कहानी अपने बुनावट में और अपनी लंबाई में हमको बहुत छोटी कथा लगती है, लेकिन इसके अंतर्निहित में जो बातें कही गई है उसके कई सारे डायमेंशन और कई सारे अर्थ अलग अलग तरह से निकल कर उभर कर आते हैं, जिनका हम बाद में बात करेंगे। मूलतः ये कथा स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल में जो नव जागरण काल और काल और स्वदेशी मूवमेंट से जो कुलीन वर्ग है उसके आचरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक पति पत्नी के माध्यम से कहा गया है। एक तरफ स्वदेशी मूवमेंट की अलग जग रही है और बंगाल उस स्वदेशी मूवमेंट में, और वहाँ का जो कुलीन वर्ग है या उच्च वर्ग है वो इस मूवमेंट को किस तरह से देख रहा है, और उसी के साथ पति पत्नी के विचारों में कितनी सामंजस्यता है और मतभेद है, उसको अलग अलग संकेतों से अलग अलग चीज़ों के माध्यम से टैगोर ने उल्लेख किया है। एक का स्वभाव शांत है, एक का स्वभाव कठोर है, एक को नदी के समान माना है, एक को चट्टान की तरह किया है, फिर एक को कहा है कि भाई जो हमारा नायक है गिरेंद्र वो पहाड़ों का राजा है और वो है कलिका, यानी कि खिले हुए फूल के समान कली की तरह। तो दोनों को उपमाएं देते हुए दोनों के स्वभाव से उनके घर के वातावरण और बाहर के जो वातावरण में अपने जो उनके नाम है उसके अनुरूप उनका आचरण किस तरह से है, और वहाँ पर जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है उसको लेकर पति पत्नी के बीच में जो क्या मतभेद है और क्या सोच है। एक पत्नी कहती है कि आपको खद्दर के वस्त्र पहनने चाहिए, पति कहता है कि मैं तो अपनी तरह से फटे पुराने कपड़े या जो मिल जाए उसमें खुश हूँ, और उसके कई बार बटन हो या नहीं हो, ढीला ढाला कुर्ता भी मुझे पसंद है, चीन के बाजार से लाए हुए जूते भी मुझे पहनना पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको पहनने के बाद मैं आरामदायक महसूस करता हूँ। तो मेरा किसी वस्त्रों को लेकर और किसी तरह के मूवमेंट को लेकर कोई ज़्यादा आग्रह नहीं है, और वो अपनी किताबों की दुनिया में इतने रमे हुए हैं कि उनका बोन बिहारी नाम का एक मित्र है जिसके साथ वो गाहे बगाहे किताबों पर चर्चा करते रहते हैं, रात 2 बजे तक भी कभी कभी चर्चा करते हैं, और उनके बारे में एक धारणा बनी हुई बड़ा आलसी है, मनमौजी है और दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। उनके विपरीत उनकी जो पत्नी है वो समाज में बहुत ज़्यादा सक्रिय है, हर तरह के मूवमेंट और हर तरह के जो आंदोलन है जो उस समय के समाज में, बंगाल में, कलकत्ते में या कुलीन वर्ग में जिनकी आवाजाही, जिनकी हलचल है उसके द्वारा वो बिल्कुल ही अपडेट भी है और अपने आप को परस्पर हर तरह की मुहिम में जोड़ के रखना चाहती है। तो वो खद्दर को लेकर प्रचार है या फिर राष्ट्रवाद की जो चेतना को लेकर जो वह मुहिम छेड़ी जा रही है, और उनके एक नैन मोहन नाम के एक प्रोफेसर हैं जिनका उनके जीवन में बहुत ज़्यादा ही उनकी बातों के प्रभाव है कलिका के जीवन में, और वो जो भी बात कहते हैं, चाहे उनके अनुयायियों को कहते हैं चाहे कलिका को कहते हैं, तो वो अक्षरशः उसे मानने की हर संभव प्रयास करती है कलिका कि भाई नैन मोहन सर ने कह दिया है, प्रोफेसर साहब ने कह दिया है, तो ये अक्षरशः हमको ये मानना ही है। और उसी बातों को लेकर बार बार पति पत्नी के घर में बार बार वैचारिक मतभेद होता है, उनके सामंजस्य की जो सेतु है, जो पटरी है, वो बार बार ऊपर नीचे होती रहती है। और आज की कथानक में जो कहा गया है कि आज भी एक ऐसी घटना हुई है कि चाय पान के लिए उनको 4 बजे के समय बुलाया गया है, और वहाँ से मंदिर के पीछे का जो स्थान है, मंदिर के पीछे का जो इलाका है, वहाँ से सड़क से होते हुए वो गुजर रहे हैं। वो देखते हैं कि मारवाड़ी लोगों ने भोज का आयोजन किया हुआ है और खूब लोग उसमें जुटे हुए। अचानक से किसी के शोर शराबे और चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो जिस गाड़ी से नैन मोहन के घर जा रहे होते हैं तो गिरेंद्र और गाड़ी से झांक के देखते हैं कि हुआ क्या। तो वो देखते हैं, उनको पता चलता है कि एक सफाई कर्मी को बड़ी बेरहमी से मारा जा रहा है। सफाई कर्मी बिल्कुल
सफाई से आज ही नहाकर निकला है, उसके हाथ में उसका पोता भी है, और गलती से वहाँ जो टोला जा रहा था, चाहे वो भोजन के लिए जा रहा था या फिर उस आयोजन में शरीक होने के लिए जा रहा था, तो गलती से वो छू गया। तो छूने के बाद जो बवाल मचा है, उस बवाल को लेखक ने चित्रित किया है कि उस बवाल की मनोदशा गिरीन्द्र के दिमाग में किस तरह से पड़ रही है और कलिका के दिमाग में किस तरह से पड़ रही है। तो दो ध्रुवों पर रहने वाले लोग इस एक घटना को किस तरह से देख रहे हैं, मूलतः ये कहानी उसी बिंदु पर केंद्रित है। और संस्कार के हवाले से उन दोनों की मनोवृत्ति है, और जो वहाँ के समाज में अभी जो मूवमेंट चल रहा है उसकी बात कही गई है। तो वहाँ पर एक बात कही गई है कि गिरीन्द्र को उसका देख के दिल पसीज जाता है कि इतनी बेरहमी से उस बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा जा रहा है, तो मुझे तुरंत गाड़ी से निकलकर इसको अपनी कार में बैठा लेना चाहिए, और बैठाकर इसकी सेवा शुश्रूषा कह दीजिए, या फिर इसको जो भी चोट लगी है इसको हमारे साथ ले लेना चाहिए, ताकि ये बवाल यहीं समाप्त हो जाए और सब अपने अपने रास्ते पे चल जाएं। तो वहीं पर ही कलिका का मूड बहुत आहत हो जाती है उसकी बातों से और नाराज़ हो जाती है, और वो गंगादीन को कहती है कि यहाँ से मैं डरपोक हूँ, कायर हूँ, यहाँ से गाड़ी मोड़ लो। और वो उस गाड़ी मोड़ने से पहले एक संवाद कहती है कि यदि कोई केयर टेकर या मछुआरा होता तो फिर भी मैं उसे अपनी कार में पनाह देने से कोई भी हिचक या शर्म महसूस नहीं करती, चूँकि ये एक निचली जात का सफाई कर्मी है, दलित व्यक्ति है, तो मैं इसको कतई अपनी गाड़ी में बैठाकर गाड़ी को मैला कुचैला नहीं होने दूंगी, गिरीन्द्र चाहे मुझसे कितने भी खफा रहें। और यहाँ पर एक और चित्रण किया गया है कि बहुत सारे नयन मोहन के घर पे जब भी जाते हैं, वो समाजशास्त्रीय सैद्धांतिक रूप से बहुत सारी चीज़ों की विवेचना की जाती है, और वो हर विवेचना को एक मौन एक दर्शक के रूप में सुनते हैं, लेकिन कोई अपना ओपिनियन फ्रेम नहीं करते हैं कि भाई ये सही है या गलत है। बस वो जाते हैं उनके साथ खाना पूर्ति की तरह, और वो बहुत बोर भी होते हैं अंदर से, लेकिन हर बार लौट आते हैं कि भाई पत्नी का बहुत ज़्यादा बार बार आग्रह होता है, तो कई बार उनको मन महसूस के वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन आते हैं खाली हाथ लौटते हैं। ऐसा लगता है कि मैं गया ही क्यों, मैं किताबों में रहता तो ज़्यादा खुश रहता। तो बस आज भी इस घटना होने के बाद जब नयन मोहन को इस पूरी घटना का वृतांत सुनाया गया है, तो उसके बाद भी उन्होंने कई समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की बात की है, और उसको भी उन्होंने एकदम बिना कोई टीका टिप्पणी किए उसको आराम से सुना है। तो यही कहानी खत्म हो जाती है कि भाई संस्कार की अवधारणा को लेकर या मनुष्यता की अवधारणा को लेकर लेखक ने एक स्केच खींचने की कोशिश की है कि पढ़ने लिखने वाला या किसी मूवमेंट में रहने वाला व्यक्ति किस तरह से आचरण करेगा दूसरे मनुष्य के प्रति, और एक मनुष्य का मनुष्य होना कितना जरूरी है या राष्ट्र का होना जरूरी है। इस बात को लेकर भी एक रेखा खींची गई है लेखक द्वारा। तो ये कहानी मोटे रूप से यही है कि पति पत्नी के द्वारा वहाँ के माहौल में, समाज में जो विभाजन विचारों के द्वारा जो लोक संस्कृति की जो अवधारणा है, उनका एक खाका खींचा गया है टैगोर ने। ये इसका छोटा सा सार है। बढ़िया था, बहुत बहुत अब आप लोग उसके हिसाब से बोलो, बताएं। मैं तो कुछ आते सरसरी कॉफी करके आई हूँ। पढ़ी नहीं आपने? आते भी बस 10 मिनट पहले मैं सरसरी मीटिंग करके आई हूँ। हाँ, मैंने पढ़ी तो है, मतलब ये चीज़ हमें आसपास बहुत देखने को मिलती है। मैंने जब इसको पढ़ा, हम प्रैक्टिकली में क्या है, और एक जो संस्कार टर्म दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल संस्कार एक्चुअली हमारे जो इनर थॉट्स है वहाँ से आता है। ऐसा नहीं है कि हम बाहर से बोलेंगे कि इसको ऐसे आदर करना है, ये वो करना है, दैट इज़ नॉट संस्कार। अगर हमें कोई दिखाई दे रहा है कि यहाँ गलत हो रहा है, अगर उसके लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं, तो वो भी एक उपद्रवी नहीं है, वो एक संस्कार है, तो हम आवाज़ उठा रहे हैं।
अगर संस्कार नहीं होते तो हम शायद आवाज़ भी नहीं उठाते। मतलब मैंने ये ऑब्जर्व करा है इसको पढ़ के। उपद्रवी होना जरूरी नहीं है कि एंटी संस्कार है। वो एक तरह से संस्कार ही है, हमारे मानवता के संस्कार। मतलब मैंने ये ऑब्जर्व करा है। स्टोरी सर मैंने जो पढ़ी इसमें नहीं, मतलब स्टार्टिंग जो है उसमें ये लिखा हुआ है, जो प्रोटैगनिस्ट है कि जो यम का असिस्टेंट होता है चित्रगुप्त, तो उसने ऐसी कुछ चीजें लिखी है, मतलब कुछ ऐसे पाप भी मेंशन किए जिनके बारे में उसको करने वाले के अलावा कोई जानता नहीं। तो जो संस्कार टाइटल है वो मोरालिटी से है, और बहुत ज्यादा रेलेवेंट स्टोरी आज की डेट में। कलिका जैसे बहुत सारे लोग दोगले हैं बहुत ज्यादा, जिनमें मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है, मतलब हर चीज को लेकर उपद्रव बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जब स्टैंड करने की बात आती है ना, वो स्टैंड नहीं करते अपनी चीज को लेकर। वहां पे वो उनका वो जो उपद्रव होता है ना, एकदम से वो स्पाइनलेस हो जाते हैं एकदम से, जैसे एंड अपनी हर एक चीज के लिए वो अड़ियल बताया उसने, जो उसका हस्बैंड है वो बता रहे हैं बहुत अड़ियल है, हर बात को लेकर लड़ती है, छोटी छोटी चीजों को, मतलब उसकी ड्रेसिंग के भी पीछे पड़ जाती है। और इसमें जो बताया आज के डेट में भक्त, जो एक वर्ड यूज किया ना कलिका के, भक्त जो है कि जिसको ध्रुव दत्ता कहते हैं, कि एक लीडर खड़ा हो जाता है जिसमें कोई मोरालिटी नहीं है, कुछ नहीं है, वो बस किसी चीज के पीछे पड़ा हुआ है। और उसमें ये भी बताया कि इससे पहले कलिका जिस पाले में थी, मतलब जिस पार्टी में थी, यानी कि वो खुद पार्टियां भी बदलती रहती है अपनी। और जो ये है प्रोटैगनिस्ट है, जो इसके आइडियल से अच्छे हैं, बोलता कम है, सीधा है, ज्यादा मुखर होकर अपनी बात रख नहीं पाता है, लेकिन ये सही आदमी है। लेकिन उसका वो एकदम चीखना चिल्लाना सुन के बेचारा अपनी बात प्रॉपर्ली रख नहीं पाता। फिर वो जो नयन मोहन है, उसका ये कैरेक्टर है कि जो हर चीज में ना, जैसे कोई इंसान जो थोड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है, या जो ऐसा उसकी इमेज है कि ये जैसे अपन यूजुअली अभी आज के सिनेरियो में अपन लेफ्टिस्ट जो लोग है ना, उनसे बहस करने से लोग बचते हैं कि ये तो DU से पढ़ के आए हैं, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से आए हैं। तो वो कोई भी लॉजिक देके ना, अगर आप सही भी बात कर रहे हो ना, तो उसको दबा देते हैं और आप उनके सामने दब जाते हो, क्योंकि आपके माइंड में एक इमेज है कि यार ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने एक्सप्लोर कर रखा है। तो नयन मोहन का वैसा ही कैरेक्टर है कि वो हर एक चीज को बहुत ज्यादा साहित्यिक और वो सोशलिस्टिक चीजें ऐड ऑन करके हर आड़ी टेढ़ी चीज को ना जस्टिफाई कर देता है। इसमें ये एंड में बताया हुआ है। तो सेम उसका कैरेक्टर है, मतलब फर्स्ट हाफ में ऐसा लगता है कि जो कलिका, उसको ध्रुव प्रताप बोलते हैं, ऐसा लगता है कि पॉजिटिव कैरेक्टर, अपनी बातें रखती है और अच्छी है, और देश के लिए लड़ रही है, और अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम देश को प्यार नहीं करते। और सेकंड हाफ में ऐसा लगता है कि भाई ये पर्सन सामने आ जाए तो अपन थप्पड़ ही मार दे उसको, क्योंकि वो इतनी, मतलब दोगलापन उसकी पर्सनालिटी में कूट कूट के भरा। और जब उसको लगता है कि हाँ भी एक स्वीपर है, उसको मुझे अपने साथ बिठाना नहीं है, तो वहाँ पे 2 मिनट में हार मान जाती है, और वो गंगा दीन को कहती है कि चलो तुम गाड़ी निकालो यहाँ से, हमें यहाँ बैठना नहीं। तो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है आज के सिनेरियो में देखें तो स्टोरी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत रेलेवेंट स्टोरी है। आज भी ऐसे लोग बहुत है आसपास। कहानी छोटी है तो छोटा ही रिव्यू मैंने लिखा है इसका। और सबसे पहली बात ये है कि गिरीन्द्र, और उसमें मात्रा में कलिका के लिए कालिका कर रखा है, जो नाम है उसमें कलिका नहीं कालिका है, अर्थ उसका वो दे रखा है। तो मैं उसको वो शिव और शक्ति देखता हूँ वापस से, शिव और काली। काली मनमौजी है, अपने हिसाब से करती है, शिव वैसे ही साधारण है। तो वो दोनों कैरेक्टर जो बंगाल की भूमि में रचे बसे होंगे, काली और शिव, वही उन दोनों का कैरेक्टर है। उसके अलावा जो छोटा सा मैंने सोचा है वो ये माना जा सकता है कि ये कहानी करीब 100 साल पुरानी होगी, लेकिन ये अत्यंत समसामयिक प्रतीत होती है। पात्रों के नाम और अर्थ से शिव और सती का योग भी लगता है। नाम ही नहीं, व्यवहार से भी स्त्री का झुकाव अपने पिता की होने के कारण घर में और बाकी निर्णयों में भी मायके का हस्तक्षेप परिलक्षित होता है। जैसा नाम है गिरीन्द्र, वह अंत में भी अपने मत पर अड़ा रहता है। कहानी में व्यंग्य का रस भरपूर है और चुटेले कटाक्ष इसकी शोभा और पठनीयता को चार चांद लगा देते हैं। अपनी अपनी विचारधारा पर अडिग रहते हुए कथनी और करनी का अंतर धार के साथ पृथक किया गया है। खद्दर पहनकर अहिंसा का जप करते हुए जातिवाद के खिलाफ मोर्चा निकालना आसान है, किंतु इसे साधारण जीवन में उतारना उतना ही कठिन। एक विरोधाभास लगा कि नयन मोहन दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और समाज शास्त्र पर दलील देने लगे। उन्होंने बताया कि दर्शन शास्त्र के वो प्रोफेसर है और वो समाज शास्त्र पर जो है वह दलील दे रहे हैं। पति पत्नी का सार्वभौमिक रिश्ता जिस अंदाज में बयां किया गया है, लगता है कि ये हर व्यक्ति का निजी अनुभव है। कोई बात नहीं है। कौन आओ
हाँ इधर आप इधर बैठ जाइए। इस कहानी का शीर्षक पढ़कर मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ दिनों पहले पढ़ी कहानी पत्नी का पति का ध्यान आया। उस कहानी में नायिका संस्कारी होने के नियमों को छोड़कर अपने लिए एक नया रास्ता चुनने की कहानी है। संस्कार यानी संस्कार नाम है समाज के बनाए हुए नियमों को मानने का। हालांकि कहानी संस्कार छोटी सी है पर काफी कुछ मिल जाती है। उन नियमों को न मानना समाज की भाषा में पाप है, जिन पर मृत्यु के देवता भी आपको दंडित करेंगे, ऐसा कहा जाता है। अगर टैगोर की कहानी है तो शायद 100 साल पुरानी तो होगी, पर आज के परिप्रेक्ष्य में सही बैठती है। जहाँ आज घर की छत पर झंडा न लगाने पर देशभक्ति का खिताब दे दिया जाता है और राम मंदिर के पीले चावल न ग्रहण करने पर नास्तिक होने का। नायक एक सीधा साधा पढ़ने लिखने वाला इंसान है, लेकिन विचारों से आलूक है। पढ़ने पढ़ाने का शौकीन है। जब भी कोई किताब देखता है तो खरीद लेता है और पढ़कर दोस्तों के साथ चर्चा भी करता है। इन लाइनों को पढ़कर मेरे सामने अनिलेश आ गया। वो स्वयं को देशभक्त दिखाने के लिए खादी नहीं पहनता, हालांकि उसकी पत्नी को लगता है कि वो देशभक्त नहीं है। कहानी सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक तीनों पहलुओं पर खड़ी उतरती है। लेखक कहता है कि पति पत्नी के विचार अगर समान नहीं है तो जिंदगी ज्यादा सामंजस्यपूर्ण होती है। नायक स्वभाव से शांत है और उसकी पत्नी कठोर है। जो भी मन में आता है कह देती है, यानी पति की बात वो नहीं सुनती है और पत्नी के कठोर वचनों को वो शांति से सुन लेती है। इसलिए उनका परिवार शांतिपूर्ण है। कहानी में लेखक ने स्त्री स्वतंत्रता पर भी बात की है। लेखक कहता है कि स्त्रियां ईश्वर द्वारा दी गई आंखों और मन को रीति रिवाजों और परंपराओं में बांध कर रखती हैं। उनके सोचने की बजाय उनको आज्ञा पालन करना ज्यादा आसान होता है। यही होता है कहकर वो स्वयं को डब्बे में बांध कर रखती हैं। अगर वो तार्किक दृष्टि से सोचें तो अन्य पहलू उनके सामने आएंगे। जैसे कि कलिका को लगता है कि उसका पति खादी नहीं पहनता तो देशभक्त नहीं है, क्योंकि उसकी पार्टी के सभी देशभक्तों की यही चिन्ह है। नायक का मानना है कि व्यक्ति के विचार व्यक्तित्व में शुद्धि लाते हैं। खतर पहनना या गंगा के जल से स्नान करना नायकों को लगता है कि कपड़े ही इंसान की जातिगत पहचान होते हैं। क्योंकि मैं लिख रही थी जब आ गए थे आप, तो जैसे कनिका एक जगह कहती है कि आप केवल जातिगत भेदभाव के बारे में बात करते हैं, व्यवहारिक नुस्खे से दूर करने का कुछ भी प्रयास नहीं करते। उसे लगता है कि असमानता पर एकता का रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जातिगत वैमनस्य को सभी के भाईचारे से बदल रहे हैं। उसके बाद से कोई जाति की बात आती है जो आपके सामने कह दो कि पहले हाँ आप कहानी पढ़ना हुआ। कहानी का मुझे तो ऐसा लगा, कहानी का जो टाइटल है वो है संस्कार। वो एक सुपरफिशियल टाइटल है। बिल्कुल जो कहानी के हम सुपरफिशियली देखें तो हमें संस्कार नाम की चीज दिखाई देती है कि किसके पास संस्कार है, किसके पास नहीं। बट अगर डीपली उसके अंदर अगर हम जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर विचार, वैचारिकता, नजर या नजरिए की जो कहानी है। ये दो कैरेक्टर है। एक का नजरिया ब्रॉड है, थोड़ा चीजों को, सभी चीजों को स्वीकार करने की क्षमता रखता है। दूसरा अपने विचार या नजरिए को लेकर के थोड़ा रिजिड है कि मुझे यही चाहिए तो सिर्फ यही चाहिए। जैसे कि इसमें दिखाया गया पति पत्नी का कैरेक्टर है, तो पत्नी थोड़ा सा अपनी चीजों को लेकर के रिजिड है, पति चीजों को स्वीकार करने की क्षमता रखता है। लास्ट में जैसे दिखाया गया इसमें कि कोई सड़क पे कोई घायल है, उसकी पिटाई कर रही हो। अब वही इसमें नजरिया सामने आ जाता है कि जो पुरुष इसमें जो मेन कैरेक्टर दिखाया गया उसका नजरिया है कि हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, बताए कि वो किस काज से क्या काम करता है, इस चीज को अलग से छोड़कर। बट जो लेडी जो है उसका नजरिया ये है कि नहीं, अगर ये मछुआरा होता तो मैं इसको स्वीकार कर सकती थी कि हम इसको लेके जाए, बट अब नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि नजरिया जो है वो उसकी सही या गलत होने की डेफिनेशन क्या है, इसमें यह भी एक बताया गया कि हम ये कैसे तय करें कि किसी का नजरिया सही है कि गलत है। तो यहीं पर जरूरत पड़ती किसी थर्ड पर्सन की, जिसमें ये दिखाया गया कि किसी थर्ड पर्सन के पास भी जाते हैं सलाह मशुरा करने के लिए या
अपनी बातों को सही या गलत ठहराने के लिए, अपने नज़रिए को हम सही ठहराने के लिए या किसी और के नज़रिए को गलत ठहराने के लिए हम अक्सर किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन की सहायता लेते हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ये नज़र और नज़रिए की भी कहानी है इसके अंदर। तो एक चीज़ और जो इसमें ये था कि हम ये तय कैसे करें, लास्ट में ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि कैसे तय करें कि कोई भी चीज़ सही या गलत, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, सही या गलत की एब्सोल्यूट डेफिनेशन क्या है। सही और गलत होना एक, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेटिव थिंग है। कोई भी चीज़ आज मेरे परिप्रेक्ष्य में सही हो सकती है तो किसी और के परिप्रेक्ष्य में गलत हो सकती है। जैसे कि हिंसा की अगर बात करें, हिंसा वैसे अगर हम बात करते हैं किसी नॉर्मल चीज की, वो एक गलत ठहराते हैं, बट अगर कोई मुझ पर हमला करता है और मुझे वो सब चीजें करनी पड़े तो हिंसा मेरे लिए सही हो जाती है, मतलब दैट इज रिलेटिव थिंग। तो इसमें भी यही मुझे ऐसा लगता है कि नजरिया या वैचारिकता जो है इंसान की, उसकी एब्सोल्यूट डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दो करैक्टर है, इसमें हम जज कर सकते हैं कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, बट दोनों अपने आप में एक तरह से सही भी हो सकते हैं, दोनों अपने आप में गलत भी हो सकते हैं। वो एक नजरिया है और उसकी सही या गलत होने की कोई परिभाषा नहीं है। आप लोग पढ़ी कल अम्बेडकर जयंती है, हाँ तो उस हिसाब से भी ये कहानी थोड़ी सी रिलेटिव है। अभी जैसे दलित या जो भी चीज़ें सारी कुछ हो रही है, मुझे ये कहानी मतलब पढ़ के ऐसा सब लोग बोलेंगे कि दलित होने का तुम्हें वो होता है, तो मुझे बार बार ये खुद पे ही लगता है कि नहीं, मैं इस कास्ट से आता हूँ, इस चीज़ से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ये कहानी अपनी सी लगी कि हाँ यार, हमारे साथ भी कभी ऐसा हुआ था, हमारे साथ भी लोटों से पानी भरने के लिए मना किया हुआ है, मुझे भी किया हुआ है। तो मुझे ये कहानी बहुत अपनी सी लगी। ऐसे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये सफाई कर्मी मतलब वो मैं ही जैसे पीटा जा रहा, ऐसा मुझे लगा। आप लोग वो मित्रों, ये आपने अपने अपने विचार इस कहानी के बारे में रखे। तो अभी अपने ग्रुप में एक क्लिप मधुवेश से भेजा है, अनेकांत वाद, जो जैन फिलोसफी का एक आधार है। यानी और हम भी साहित्य में ये मानते हैं कि एवरीथिंग इज इंटरप्रिटेशन, तो वो इंटरप्रिटेशन के हिसाब से सब बढ़िया है। दूसरा, इसमें इस कहानी के लेखक के रूप में इतना बड़ा नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर का जुड़ा हुआ है कि उस नाम से बच पाना मुश्किल है। आजकल मेरे पास जो पीएचडी थीसिस या एमएससी थीसिस आती है, उसमें विद्यार्थी का नाम नहीं होता, उसमें कोड होता। क्योंकि आजकल हम ये मानने लग गए कि आप उसके सरनेम से प्रभावित हो गए और उस हिसाब से उसकी एग्जाम की करो। मतलब ये दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अब जैसे रामेश्वर ने कहा कि उसको अपनी कहानी लगती है, इसने क्या किया कि उसको सफाई कर्मी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर। ये आइडेंटिफिकेशन है ना, ये समाज की सबसे बड़ी पूरी थी। अब मेरे जो विचार है इसको मैंने व्यक्त भी किए, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया और मुझे शुरू में ये कहानी ही नहीं लगी, क्योंकि इसका इतना एब्रप्ट एंड हुआ। और दूसरी, इसमें अनुवाद की और प्रिंटिंग की कुछ ऐसी एरर है, हालांकि आप तो उसको भी इंटरप्रेट कर रहे हो। उसका नाम कालिका नहीं है, कलिका है। कालिका इज ए प्रिंटिंग एरर। क्योंकि अगर आप पति के उस दृष्टिकोण से सोचोगे तो एक कलिका बाद में कालिका हो जाए, वो अलग बात। क्योंकि वो फिर एक पुरुषवादी समाज का सोच,
तो पहले मैं इस बात को कह दूं कि मुझे आरंभ में ये कहानी लगी नहीं, मुझे ये लगा कि जैसे बड़े लोग होते हैं ना, वो बड़े लोग जो लेखक, जो नियमित, जो जेन्युइन लेखक है, शौकिया लेखक और जेन्युइन लेखक में क्या फर्क है? शौकिया लेखक कभी कभी लिखता, तो जेन्युइन लेखक रोज, तो रोज लिखता। मैं गुरु, आप जानते हो, मैंने श्रीकांत निरान को मैं वो गुरु मानता हूँ, हालांकि वो कहते हैं मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। मैंने उनसे पूछा क्या फर्क है नियमित लेखक में और रेगुलर लेखक है, या जो जेन्युइन, जिस बात है जेन्युइन राइटर और शौकिया राइटर, क्या फर्क है? आप क्या बनना चाहते हैं? जेन्युइन रोज एक घंटा लिखो, कुछ भी लिखो, बकवास लिखो, कुछ भी लिखो, एक घंटा लिखो, रोज एक घंटा लिखो। तो ये जो जेन्युइन है, रविन्द्रनाथ टैगोर से बड़ा जेन्युइन लेखक कौन है? तो जितने भी जेन्युइन लेखक हैं, बड़े लेखक हैं या रेगुलर लेखक हैं, वो रोज लिखते हैं। तो कई बार उनकी कहानी या रचना नहीं होती, उनके स्केच होते। मुझे लगा ये रविन्द्रनाथ टैगोर की किसी कहानी के विचार के रूप में कहानी का स्केच। जैसे पाब्लो पिकासो के बारे में आपने सुना होगा कि वो चित्रकार इतना बड़ा था, करोड़ों में डॉलर्स में उसकी पेंटिंग बिकती थी। तो एक कैनवास से अपने पास कुर्सी साफ करने के लिए रखा, एक पेंटिंग और उसको कुर्सी रखा। उसने क्या कुर्सी साफ करने के नीचे दस्तखत कर दी, तो करोड़ों बिके। बड़े नाम का बड़ा असर होता। दूसरा, मैं इस बात पे भी मेरा थोड़ा रहा कि इसमें प्रिंटिंग एरर और अनुवाद की भूल। प्रिंटिंग एरर का मैंने उदाहरण दिया। अनुवाद की बहुत बड़ी भूल है सफाई कर्मी। सफाई कर्मी करने से इस कहानी का लेवल बहुत ऊंचा होता। ये वर्ड है भंगी, हरिजन। और अब बाद में जब मैंने इसको एक कहानी के रूप में स्वीकार कर लिया, जहां चलो कहानी है, तो ये कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी का मखौल उड़ाने के लिए लिखी। अगर आपने सत्ता में शामिल हुए हो सरदार जी विश्वास गांधी की, तो हम गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर चुके हैं। ये वो काल है जिसमें सरदार जी विश्वास रानी गांधी जी के सिद्धांत पर चलकर बंगाल में आजादी का दामन में फैला रही थी, लोगों को खादी पहनने के लिए आगे बढ़ा रही थी। तो आपने कहा कि ये संस्कार बढ़ रहे तो नहीं होता रहता, क्योंकि ये कहना चाहता है रविन्द्रनाथ टैगोर एक लेखक के रूप में, सबसे पहले से कुछ नहीं होगा, गांधी गांधी करने से कुछ नहीं होगा, छुआछूत मिटाओ कहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे संस्कार हैं, तुम हरिजन के साथ नहीं बैठ सकते। इसलिए कहानी का शीर्षक तो सही है, आप अपने संस्कार से मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट के पास एक कोई प्रोजेक्ट है कि भाई 100 बिजली के खंभे 2 दिन में गाड़ने हैं। पंजाब के कारीगर सरदार लोग उन्होंने गाड़ की। फिर पता लगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया और खंभे लौटा नहीं। तो खंभों को एक्चुअली इंस्ट्रक्शन ये दिया था कि 3 फीट गाड़ना। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब वापस में निकालो। तो वापस तो नहीं निकल सकते, क्यों? 3 फीट तो गाड़, नहीं 3 फीट बाहर है, 7 फीट गाड़। जब कहते संस्कार ऐसे तो 7 फीट अंदर, कुछ भी ऊपरी बातें करो। इसमें जो पति का जो कैरेक्टर है
वो कह रहा है मैं एक्चुअली संस्कार से मुक्त हूँ, क्योंकि मैंने तो मुसलमान के हाथ का वो भी खाया है, चिकन नॉनवेज भी खाया है। और ये जो नारेबाजी कर रही है मेरी पुत्री कली का या खली का काली का नहीं, वो कली का है। ये जो है ये तो हो गया। और प्रोफेसर मैं खुद प्रोफेसर, लेकिन लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर ये तीनों वर्ड स्ट्रक्चर्स है। लेक्चरर वो है पेस्टर जो भाषण देता है, रीडर थोड़ा बहुत पढ़ता है, प्रोफेसर केवल बातें करता है। लेक्चर प्रोफेसर बातें करते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं एकेडमिक इंटरेस्ट। एकेडमिक इंटरेस्ट का मतलब है उसका जीवन से कोई लेना देना नहीं। एकेडमिक इंटरेस्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि इट इज ऑल एकेडमिक इंटरेस्ट। ये जो अहिंसा, छुआछूत हटाओ, भाईचारा, गले लगाओ, ये सब एकेडमिक इंटरेस्ट। इसका जीवन से कोई लेना देना नहीं। इसलिए वो पत्नी कह रहे नहीं, मैं अगेन कह रहा हूँ, सफाई कर्मी वर्ड नहीं, भंगी। तो कह रही मैं भंगी के साथ नहीं बैठू। वे टाइम में सब कुछ कहने में गांधी जी को गांधी जी तो रहते हैं रीजनल में, घर में जाकर उनके साथ खाना खाते हैं गांधी में। ये और एकेडमी कहानी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस वक्त के बाद में उनका पता नहीं कुछ दिमाग में परिवर्तन आया और नहीं आया, सरला देवी चौधरी के जो वातावरण बना है उस वातावरण के खिलाफ गांधी को तो उनका ये अराजक राष्ट्रवाद है। रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी के राष्ट्रवाद को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा ये अराजक राष्ट्रवाद। अहिंसा एकेडमिक है, भाईचारा प्रेम एकेडमिक पॉसिबल। मैन मोहन जो पात्र है वो क्या है, इसलिए वो जो पति है उसकी रुचि नहीं, क्योंकि वो रियल आदमी, वो अपने संस्कार चित्रगुप्त में वो जो दो वर्ड है वो क्रिश्चियनिटी से लिए हुए। क्रिश्चियनिटी में है क्राइम एंड सिन। क्राइम जिसका सबको पता होता है, अपराध, और सिन जो एक व्यक्ति खुद करता है, तो उसका और किसी को पता नहीं, उसको पता नहीं। वो कह रहा है कि मैंने ऐसा सिन कर दिया। सिन क्या कर दिया कि मेरे बंगाली संस्कारों के विरुद्ध जाकर मैंने गरीबों को काट में उतारा। मेरी राय में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ही कैजुअल तरीके से ये कहानी लिखी है। गांधी के राष्ट्रवाद के विरोध में लिखी है, गांधी के राष्ट्रवाद के फॉलो करने और लोगों को मजाक उड़ाने के लिए लिखी है, और ये कहने के लिए लिखा है कि ये गांधीवाद पूरा एकेडमिक है, नॉट फेस्टिवल। अभी पढ़ के ही आई हूँ। मतलब इसमें यही मुझे तो लगा कि गांधी के फॉलोअर्स बनना या ये सब कहना खादी पहनो ये करो, और एक्चुअल को उसको एप्लीकेबल करना बड़ा मुश्किल है। कह तो दिया उन्होंने अछूत बनो या खादी पहनो, अछूतों के साथ बैठो, लेकिन बिठाने के लिए वो नहीं आ रही। जब उसमें वो मैन डोमिनेटिंग या वेमेन डोमिनेटिंग करते और वो वास्तविकता पे थे, इसलिए उन्होंने उसको हेल्प करना चाहा। उन्होंने कास्ट वगैरह कुछ लिखने का सोचे नहीं कि अछूत है या बंदी है या जो भी कास्ट, वो सिर्फ दिखावा के उसमें रही कि मेरे को क्या कपड़े पहनने हैं, ये करने हैं, तुम भी ये पहनो, तो उसे वो राष्ट्रवादी करती है। वो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए नारेबाजी करना हर किसी को आता है, और ट्राई करना उसको बहुत मुश्किल है। आज हम भी शायद नारे लगाने के लिए निकल जाए, और लेकिन बंदी के साथ बैठना, इसके साथ बैठना शायद हमें कोई नहीं। इतना सही समझ गया है कि अप्लाई करना जीवन में ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि हम कपड़े इस तरह के लोगों की डबल स्टैंडर्ड। एक बार पढ़ी कहानी तो, लेकिन इस कहानी को पढ़ के मुझे हरिशंकर प्रसाद जी का एक व्यंग है
वो मुझे याद आया था, बड़ा अच्छा था। बुद्धिवादी नाम है उसका, अभी आप लोगों को अगर मिले, बुद्धिवादी नाम है। तो उसमें वो कैसे एक बुद्धिवादी का मतलब व्यंग्यात्मक ढंग से चित्रण करते हैं, और लास्ट में वो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि लास्ट में एक ऐसी बात वो कह देता है जिससे लगता है कि उसका सारा पढ़ा लिखा एकेडमिक ज्ञान मतलब जो घरा की गिर गया। तो लगभग यहाँ भी ऐसा ही था कि कैसे एक बुद्धि मतलब जो इस महिला का कैरेक्टर है वो एक एकेडमिक इंटेलेक्चुअल लग रही है, लेकिन अंत में जाके एक ऐसी बात आ जाती है जिसमें उसके संस्कार परिलक्षित होते हैं। संस्कार शब्द का मतलब मुझे एक कंडीशनिंग भी होता है। जैसे आपने कहा, आपने संस्कार शब्द का मतलब लिया एक अच्छे सभ्य आदर्श, लेकिन सर ने बताया कि उसका मतलब एक कंडीशनिंग है जो आपके भीतर चलती है। तो इस कंडीशनिंग को क्या है कि पढ़ना लिखना भी मतलब लोग पढ़े लिखे लोग भी इस कंडीशनिंग से मुक्त नहीं हो पाते कई बार, बल्कि कई बड़े बड़े विद्वान लोग होंगे ना, वो भी शायद इन चीज़ों से परे नहीं जा पाते। जैसे अभी मैं एक आत्मकथा पढ़ रहा हूँ, झूठन, आप लोगों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, हाँ, मतलब एक दलित साहित्य में एक मील का पत्थर है वो, अगर आप सभी उस आत्मकथा को पढ़े तो उसमें वो कैसे एक व्यक्ति जो ओम प्रकाश जी जो है ये कैसे गांव के उस दौर से निकल रहे हैं जहाँ पे जाति व्यवस्था बहुत कटुक भरी हुई है मतलब, और उस उत्तर प्रदेश के उस जगह से जहाँ पे वो त्यागी जो ब्राह्मण होते हैं उनका कैसे वो झेल रहे हैं, और फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर पढ़ने लिखने का माहौल, और वो पढ़ाई भी खूब मतलब करते हैं, अपने स्तर पे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन वो देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके प्रति ऐसा जातिवाद का द्वेष रखते हैं मतलब। तो ये दिखाता है कि कैसे पढ़ाई लिखाई या समाज का विकसित होना भी इन चीज़ों को मुक्त नहीं कर पा रहा है। कई बार ऐसा भले सरफेस लेवल पे हो जाता है, लेकिन आज भी हकीकत यही है कि उस चीज़ों से हम मुक्त नहीं हो पा रहे। तो अब प्रश्न याद है क्या गांधीवादी अब क्या तरीका, उसमें ये भी आया व्यंग भी है ये कि भाई आप लोग इन चीज़ों से कर रहे हो, लेकिन अगर वो तरीका नहीं, चलो गांधी कम से कम ये तो था कि वो अपने स्तर पे उसका समाधान ढूंढ रहे थे। आज की तारीख में कोई मतलब इस पे बात तो खूब हो जाती है, लेकिन कोई समाधान ढूंढता हुआ नजर नहीं आता। ये 2025 की हकीकत यह है कि आज भी है ना, आप देखोगे मेट्रोमोनियल्स भी देखोगे तो उसमें कितने ऐसे आते हैं जिसमें सर्व जाति स्वीकार्य वाले आपको दिखेंगे, या फिर आपको कहाँ ऐसा लगेगा कि सर्व जातीय सम्मेलन कुछ हो रहे हैं। आज भी जातिगत कुनबे जो है वो मजबूत होते जा रहे हैं। भले ठीक है, अब ये हो गया है कि जो दलित संगठन है वो अपने स्तर पे शक्तिशाली हो गए हैं, थोड़ा वो भी बराबरी से बात करने लगे हैं, अब धीरे धीरे उनमें इस हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने अपने सांचों ढांचों में तो बड़े हुए ही है। मतलब विभाजन की प्रवृत्ति तो आज भी देखने को मिली। तो ये वाली कहानी जो है व्यंग तो है इस बात में कि जो ये कहानी लगभग 1910-20 की कहानी है, और जैसा कि सर ने कहा कि ये कहीं ना कहीं गांधीवाद पे व्यंग था, लेकिन इस विषय में कि ये कहानी अधूरी है, मतलब ये मैं थोड़ा सा इस पे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कुछ कहानी ऐसी होती है जो आगे जाके आपको एकदम ऐसा लगता है कि छोड़ देती है। जैसे वो व्यंग जो है बुद्धिवादीवाद जो व्यंग जो है वो भी लगभग ऐसा ही है। शुरू में पूरा व्यंग किया हुआ है उस पर एक, लेकिन लास्ट में जाके वो एक फ़ोन कॉल आता है उसके पास में, और उस फ़ोन कॉल में क्या होता है कि वो एकदम जो मिलने वाले जो जाते हैं वो कहते हैं कि अरे क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो गए। कह रहे वो क्या है, मेरी भतीजी भाग गई। तो क्या भाग गई तो क्या हुआ उसने, तो क्या कि उसने कहीं बिना घर पे परमिशन लिए कोई शादी कर ली, तो क्या दिक्कत है, लड़की बड़ी है, शादी कर ली तो कर ली, वो तो ठीक है, लेकिन लड़का कायस्थ नहीं है। मतलब ये लाइन वो बोलता है, अगर आप उसको देखो कभी वो कहानी पढ़ो तो वो एकदम, और वहाँ जाके कहानी खत्म हो जाती है। तो ऐसी कहानियाँ हो सकती है कि ऐसी कहानियाँ जो आगे जाके एक मोड़ पे खत्म हो जाए। तो ये चीज़ मेरा यही विचार था इसमें। कास्टिज्म तो अभी तक भी अपने यहाँ से कास्टिज्म तो मतलब जैन भी है, तो उनमें भी कैटेगरीज है, हम ये वाले जैन है, हम ये वाले जैन है, एक ही हर किसी में हर कोई अपने आप को दूसरे से नहीं क्या वो नहीं सिर्फ कास्टिज्म नहीं है, नहीं सिर्फ हाँ, लेकिन है ना जो संस्कार शब्द जो है ना वो कहीं ना कहीं उस सब वो अंत की जो व्यवस्था जिसके तहत वो जूझ रहा है अभी भी, या वो जो समाधान नहीं कर पा रहा है, एक खोखलापन नजर आ रहा है, इसीलिए शायद कहानी का शीर्षक संस्कार दिया। जैसे अब बाकी तो नॉर्मल कहानी है, लड़का है जो पुरुष है जो इन चीजों में रुचि नहीं ले रहा है, मतलब गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और एक महिला है जो राजनीतिक, तो ये तो एक सामान्य बात है। लेकिन अगर हम कहानी के अंत का हिस्सा हटा दे थोड़ी देर के लिए, तो फिर कहानी कहाँ रह जाती है मतलब। तो इसलिए जातिवाद भले ही इसमें सभी कुछ ना होते हुए भी महत्वपूर्ण बिंदु तो है ही है इसमें। और मुझे लगता है इसमें दो चीजें हैं, संस्कार को टाइटल है, संस्कार और विचारधारा दो चीजें हैं। संस्कार मुझे लगता है वो चीज है जो हम अबोध होकर के भी सीख रहे होते हैं,
छोटा बच्चा है 6 महीने का, अबोध है, उसको चीजों का ज्ञान नहीं है, बट हम जो कर रहे हैं या उसको जो सिखा रहे हैं वो फिर भी सीख रहे हैं, वो संस्कार है। विचारधारा जब हम समझना शुरू कर देते हैं तब हम क्या हमारे दिमाग में पनपता है, वो विचारधारा है। अगर मैं किसी से नफरत करता हूँ, वो शायद मुझे घर वालों ने नहीं सिखाया हो बचपन में, बट वो मेरी विचारधारा ने सिखाया हो सकता है। तो वही कॉन्ट्राडिक्शन मुझे भी ऐसा लगा, जैसे आप बोला कि संस्कार एक टाइटल हो सकता है, वही कि संस्कार जरूरी नहीं कि हमें बचपन में, जैसे कि मेरी गुड़िया है 1.5 साल की, मैं उसको संस्कार सिखा सकता हूँ। वो हो सकता है कि वो उसकी लाइफ का एक ऐसा अंग रहे कि वो कभी भी ना छोड़ पाए, पर फ्यूचर में जाकर के वो किस माहौल में रहे, वो विचारधारा, किसी से नफरत करने की, प्यार करने की विचारधारा, वो उसके अंदर बाद में बनते हैं। तो वही चीज है जो हमें किसी से नफरत, प्यार या 2 चीजें वो सिखाती है। मुझे लगता है कि इसमें संस्कार एक ऊपरी टाइटल, मुझे ऐसा लगता है ऊपरी टाइटल है, कहानी क्योंकि ऐसी दिख रही है, बट एक्चुअल में वो जितने भी लोग हैं उनके अंदर उनकी विचारधारा के ऊपर कटाक्ष किया गया है कि हम सोचते क्या है और करते क्या है अपनी विचारधारा के थ्रू से। एक्चुअली संस्कार क्या है ये अपना अपने को तो ये कोई भी जो कहानी होती है या कोई भी जो रचना होती है, कहानी और उपन्यास जो भी है, कथा जो कहती है, ये कहानी नहीं बनती है, जो ट्विस्ट नहीं होता घटना, ट्विस्ट इसको कहानी बनाती है। पहली बात तो ये है। और वैसे भी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहा जाता है, और ये ऑब्जेक्टिव भी है, कि उनकी कहानी विचार प्रधान हमेशा रही है। बहुत कम कहानियां हैं जो बहुत विचारों को उन्होंने वस्तुकरण में बदला है, इसमें कोशिश की है। और आप देखिए कि करीब करीब मतलब कि 1920-30 के आसपास कहानी लिखी गई, और रविंद्रनाथ टैगोर ने करीब 90 के आसपास कहानियां लिखी है, मतलब काफी अच्छी कहानियां लिखी है। और नियमित लेखकों में से जो है वो जिनाई लेखक की बात चल रही है। सबसे पहले तो इसका शीर्षक ने मुझे ये बताया कि शीर्षक के और शुरुआत की जो पंक्तियां से स्टार्ट की है रविंद्रनाथ टैगोर ने, आप देखें तो मोटे तौर पे जो संस्कार का अर्थ प्रथम दृष्टया निकलता है वो धार्मिक संस्कार, और जिसका लिए आपने जो कहा जो बचपन से हमें मिलता है, जो रीति रिवाज, जो हमारे सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक जो चीजें हैं, वो जो हमें मिलता है वो संस्कार है। और जो शुरुआत की पैराग्राफ भी उन्होंने जो मृत्यु के देवता यम के सचिव चित्रगुप्त ने अपनी बही खाता का जो बात की, तो रविंद्रनाथ टैगोर कहें संस्कार से मतलब धार्मिक संस्कार से है, जो हमारे दिलो दिमाग पर रहता है, बचपन से रहता है, और हम उसको पवित्र मानते हैं, है ना। वो ये और है कि उन संस्कारों को हम वैसे नहीं कंडीशनिंग, तो आधुनिक शब्दावली है, कंडीशनिंग हो गया, उनको हम अच्छा मानते हैं। ये अलग बात है कि उन संस्कारों के खिलाफ जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन गया है, वो एक अलग पॉइंट है। यहाँ पर उस धार्मिक संस्कार से मतलब है। और कहानी में आप देखिएगा कि जो नामकरण भी किए गए हैं वो बड़े अच्छे किए गए, जैसे और 2 का तो उन्होंने वर्णन कर ही दिया है। एक तो कि उसकी जो पत्नी का नाम कलिका है, तो कहते हैं कि कलिका है लेकिन नाम का जरूर उसका आचरण नहीं है, वो पुष्प की तरह है, जो मतलब अपनी विचार धुआंधार कहती है ना। तो कलिका तो होती है जो गुमसुम बंद होती है, वो बंद नहीं है, मुखर है, वो कहने वाला बंद के बजाय वो मुखर है ना। और गिरिंद्र जो उसका खुद का नाम है, तो आप देखिए कि गिरिंद्र का मतलब पहाड़ों का राजा कहा है ना। तो वो अपने संकल्प पर, अपने विचारों पर अड़िग है, वो जो सोचता है, और वो उसके खुले विचार है तुलनात्मक रूप से वो कहते। एक तीसरा जो इसमें पात्र आया है, मुझे लगता है कि जो मुझे समझ में आया है, वो जो नयन मोहन का जो पात्र है, वो किसी प्रोफेसर के रूप में रखा है, लेकिन जो प्रतीक रखा है कि जो धार्मिक जो मान्यताएं, रीति रिवाज है, उसकी अनुकूल व्याख्या करने वाला, उसको उस तरह से प्रतीक के रूप में जो मेरी समझ में आया हुई। तीसरी एक बात और है जो कि कहा गया कि गांधी जो चले उसका मखौल उड़ाया, मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन विडंबना, कमियां या उसकी जो कमजोरियां है वो एक कहना अलग बात है और मखौल उड़ाना दूसरी बात है। मुझे कहानी में ऐसा कहीं लगा कि उसका मखौल उड़ाया है। खैर एनीवे, अपन आगे चलते हैं, इस कहानी के ऊपर चलते हैं। और इस कहानी में आप देखेंगे कि शुरुआत उन्होंने कहानी को बिल्कुल जो क्या करना चाहिए क्रिएटिव डिटेल्स से जोड़ के कहानी को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है कि एक पति पत्नी में सामंजस्य, हालांकि पति पत्नी को आप इस रूप में देखेंगे तो प्रतीक ही है, वो व्यक्ति का प्रतीक है, लेकिन यहाँ पर वो कहानी के रूप में कह रहे हैं तो नेचुरली कह रहे हैं कि भाई सामंजस्य तब रहता है जबकि एक जो विचारधारा, एक गर्म का हो, एक नरम का हो, दोनों मिल करके विचारधारा चलती है। लेकिन कुछ मामलों में तो ठीक है, उनके सामंजस्य है, लेकिन जहां पर विचार आते हैं वहां पर सामंजस्य नहीं। ये कहानी आप देखें कि आज से 100 वर्ष से भी ज्यादा हो गई है कहानी को लिखे हुए, और
एक अच्छे लेखक या कहना चाहिए कि महान लेखक की होती है कि वो कितना भविष्य को देख पाता है। उसमें सब देशभक्ति का विशेष रूप से जब चित्रण आया है, उसको हम आज की कड़ी से भी मिला सकते हैं कि आप हमारी बात को नहीं मानते हैं तो आप देशभक्ति नहीं है, आप देशद्रोही हैं। आप सोचिए उस जमाने में भी ये बात थी कि यदि आप खद्दर नहीं पहनते हैं, ये नहीं कर रहे तो आप देशद्रोही हो गए। सरस्वती सफेद है तो हाँ, और उसका भी चित्रण कर दिया कि चूंकि वो सफेद है तो अंग्रेजों का दो किताबों का वर्णन किया है कि जो भगवत गीता लेकर के चलते हैं तो अंग्रेज उसको देशद्रोही मानते हैं, क्योंकि उसके कारण से लोगों में जागरूकता फैलती है और लोग विद्रोही बनते हैं। और जो यहाँ के जो जागरूक लोग हैं वो जो इंग्लिश किताबें हैं उसको पढ़ना देशद्रोही मानते हैं, या क्योंकि वो धार्मिक संस्कार उसके खिलाफ जा रहा है, उससे लोग मतलब कि बढ़ करके उनसे मुक्ति पा रहे हैं, उनको वो अपने ही जो संस्कार है, धार्मिक संस्कार है, रीति रिवाज है, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो ये बड़ा विरोधाभास आप देखेंगे कि जो पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति होता है और जिनकी जो उन चीजों से क्रिटिकल अध्ययन नहीं कर रहा है तो उसको लगता है कि वो सारी चीजें नहीं करते हुए हमारे समाज को आगे बढ़ाने वाली है। कुछ ना कुछ तो हमें बहुत सारे आपको ऐसे लॉजिक देने वाले मिल जाएंगे कि भाई जाति व्यवस्था वेदों में भी है, गीता में भी है, उपनिषदों में भी है, तो कहीं ना कहीं तो उसका जस्टिफिकेशन होगा, कुछ ना कुछ तो उसको फायदे होंगे तभी चल रहा है। तो ये सारी चीजें तो नयन मोहन उसी चीज का प्रतीक है, इसीलिए वो बार बार कहता है कि उसके पास जाने से कोई मतलब नहीं है, वो जो भी बात कहेगा उसकी पुष्टि करने वाली बात ही कहता है। इस प्रतीक के रूप में इसने ये बात कही है। अब आप देखिए ये बार बार इस बात चलती है कि खादी वो नहीं पहनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सूटेड बूटेड है। बहुत क्लियर कर दिया है इस कहानी कि जो पति है वो सूटेड बूटेड नहीं है, नॉर्मल कपड़ा पहनता है, फटे पुराने जो सिंपल कपड़े वो भी पहनता है, बात करता है, लेकिन उसका पत्नी का आग्रह है कि नो खद्दर पहनो, खादी पहनो, है ना। और जो खादी नहीं पहनता वो देशद्रोही है, जो उसको ठीक नहीं मानते। अब यहाँ तक भी बात चलती है कि वो यहाँ तक कहती है कि जो तुमको मैं सार्वजनिक जीवन में ले जाती हूँ तो मैं बड़ा शर्म का महसूस करती हूँ तो तुम खादी नहीं पहनते हो। तो एक्चुअल में इस रूप में है कि उससे शायद इसमें कहीं आया नहीं है, लेकिन यह है कि भाई उसकी पत्नी खादी पहनती है, खद्दर को मानती है कि अपने घर में ही परिवर्तन, कई बार है ना कि आप अपने घर में ही परिवर्तन नहीं कर पाए और बाहर वालों को उपदेश दे रहे हैं, इसीलिए शायद ये बात आई है कि बाहर जाने में शर्म आती है। लेकिन वो कहता है मुझे कोई शर्म नहीं है, तुम खादी पहन के भी चल सकती हो मेरे साथ में चलना चाहो तो, और यदि वो इस बात का विरोध नहीं करता है और तुमको बिना मेरे जाना है तो तुम जा सकती हो, तुम इतना सक्षम हो और इतने जागरूक हो गए अकेले भी जा सकती हो। तो ऐसे तो यहाँ पर शायद भी कहानी का ये कहना चाहता है कि जो उसको मानते हैं मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। उन्होंने आईना जरूर बताया, कमियां जरूर बताई है, लेकिन विरोध नहीं किया है। ये बात कह करके ऐसा लगता है कि मखौल उड़ा रहे हैं कि भाई खद्दर, लेकिन वो जो उसकी जो चरम की बात जो करते हैं ना, बहुत ज्यादा उसके पीछे जिद्दीपन है, या वो ऐसा कि ऐसा नहीं होने पर आप देशभक्त होंगे, ऐसा नहीं होने पर देशभक्त होंगे, उस बात पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कहानीकार ने, है ना। अब आप देखिए कि ये जो परंपरा इन्होंने बताया है कि कोई भी, इसने एक महिलाओं के बारे में एक आदत बताई है उन्होंने। अब ये कि कोई भी चीज को उनको जच जाती है तो वह, इसमें एक लाइन है कि महिलाएं खद्दर को लेके इतनी उत्साहित है क्योंकि हमारे रीति रिवाजों से भरे देश में यह पुण्य परंपरा में बदल रही है। इसे माला पहनने उस जमाने में जो रहा होगा कि वैष्णव भिक्षु के माथे पर चंदन लगाने की तरह धार्मिकता का प्रतीक बना दिया। अब इसके जो विपरीत प्रतिकूल बात में भी आएंगे, लेकिन अभी यह कि वह उस पर विचार नहीं कर रही है कि खद्दर पहनने से किस तरह से चीजें, उनको बस एक बात जच गई है, यानी कि ना केवल ये यहाँ पर पत्नी की बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जच गई है कि ये ऐसा करने से ही हम जो देशभक्त बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वो जची हुई बात को बिना किसी तर्क वितर्क के जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तर्क वितर्क करने को, उस पर सुनने को तैयार नहीं है, और उसको रिजिड बना दिया गया है, इतना रूढ़िवादिता में बदल दिया गया है, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। अब इसके जो है वो अपने बारे में वो जैसा बताता है कि वह इन चीजों, वह अपनी उन चीजों को वैचारिक रूप से और व्यवहारिक रूप से भी मानता है। जैसे कि इसमें प्रसंग आया है कि जाति भेद को उसने व्यवहारिक रूप से माना कि भाई मुस्लिमों में या छोटे जो, जब वो उसकी पर उसको पीट रहे होते हैं तो उसको बचाने के लिए कार्य बैठाने को तैयार होता है, लेकिन उसकी पत्नी तैयार नहीं होती है। तो यहाँ पर ये दोहरापन बताया गया है। दोहरापन क्या बताया गया है कि एक तरफ वह देशभक्ति की बात कर रही है
है ना। यहाँ पर आप प्रतीक के रूप में ले रहे हैं, पत्नी के रूप में नहीं ले रहे, पत्नी के रूप में कहानी में चल रही है प्रतीक। एक तरफ आप देशभक्ति की बात कर रहे हो और देश के लोगों के साथ जो दलित तबके के हैं उनको आप छूने को ही पाप समझ रहे हैं। इतना दोहरा चरित्र आप क्रिएट कर रहे हैं और उस बात का समर्थन मनमोहन जैसे लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो पढ़े लिखे और शास्त्रीय जो अपने आप को ज्ञानी पंडित समझते हैं वो उस बात का समर्थन करते हैं। इसलिए लास्ट में ये बात आई है, आप देखिए कि जब उन्होंने ये लिखा है कि शास्त्रीय सिद्धांतों के साथ स्त्री को समझाने की कोशिश की, वो कोशिश इसमें बताया नहीं है कि वो कोशिश वही है कि हमारे देश में जो छुआछूत है ये है या जाति व्यवस्था है, उसको वो जस्टिफाइड करने की जो बात नयन करते हैं। तो ये भी एक विडंबना बताया। ऐसा नहीं है कि केवल जो इस रूप में आकर के केवल जो कुछ लोगों का ही है, बल्कि सामान्य लोगों का भी है। बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडितों का, शास्त्रीय ज्ञान रखने वालों का भी उसको जस्टिफाइड करने में रहते हैं। इस बात को भी उन्होंने कटाक्ष किया है और उस पर रेखांकित किया उस बात को। अब एक बात यहाँ पर कहानी में विशुद्ध रूप से जो है उस दौरान जो खद्दर को लेकर के, इसको लेकर के जो मतलब कि समाज में ये आया कि भाई खादी पहनना चाहिए, तो हम मतलब कि ये देश हम एक नए तरीके के हम क्रांति के लिए तैयार होंगे, हम सब क्रांति के लिए तैयार होंगे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। और इसकी कमियां को बताया लेखक ने, यानी कि कहानी के रूप में उन्होंने कहानी लिखी, उसको लेखक ने कमियों के रूप में लाया। तो मैं एक वापिस से खद्दर पर आना चाहता हूँ कि खद्दर भी एक उपाय था। देखिए आप ये भी मानिए कि ठीक है जाति व्यवस्था जो वहां पर तो बिल्कुल एक उन्होंने प्रत्यक्ष घटना बता दिया कि उसके साथ आप मार रहे हैं तो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको अपने साथ नहीं जा रहे वो भी गलत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इस आगे कहने से पहले मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे छठी की बात होगी, यानी कि ये बात होगी 70s की। 70s तक मुझे ध्यान में है कि होटलों में जो आपने कहा दलित या भंगी या उनके लिए अलग कप प्लेट रखे जाते, मुझे अभी तक याद है। अब तो नहीं हुए, अब तो चेंज हो गया है, स्थितियां चेंज आई है। क्योंकि जब उस समय तक 70s तक ये स्थिति थी तो आप सोचिए कि 1930 और 40 में क्या पहुंच रही होगी, किस एक्सट्रीम तक जो है छूत रहा होगा, स्पष्ट रहा होगा, है ना, किस स्पीड तक रहा होगा। अब यहाँ पर बात है कि कोई गांधी ने खद्दर पहनाने के पीछे केवल देशभक्ति के साथ साथ एक ये नहीं है कि दूसरी चीजों को मानने की बात नहीं की, लेकिन एक उन्होंने ये कहना चाहा कि भाई इस तरह से करके एक तो हम क्या है कि जो बाहरी जो विदेशी कपड़ा है उसका हम मतलब क्या है कि बहिष्कार करेंगे, तो उन पर जो है अंग्रेजों के ऊपर जो है उस पर दबाव पड़ेगा, है ना। अपने ही हम सूट दिखा करके और पहन सकते हैं और उनको बढ़ावा दिया। नेचुरली ऊपर से चीजें चलती है नीचे तक तो उसको बहुत सारे अर्थ या उसमें रूढ़िवादिता आ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे गांधी जी के बारे में आम लोगों में धारणा थी कि गांधी जी के पास कोई जादुई शक्ति है जिसके कारण से अंग्रेज जो है उससे डरते हैं, अंग्रेज उनको जेलों में नहीं डाल पाते हैं और जेल में डालते हैं तो गांधी जी तो अपनी शक्ति से बाहर निकल जाते हैं। तो ये सारी चीजें चलती है साथ में, लेकिन इसकी कमियां को और विशेषताओं को भी, लेकिन मतलब कि इसकी हम केवल ये नहीं देखें कि खद्दर पहनने का जो उस समय उन्होंने चलवाया या खादी पहनने का या अपने बुने हुए वस्त्र अपने वस्त्र पहनने का जो चलवाया वो गलत था, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। लेकिन उसकी कमियां थी कि केवल वहीं तक मामला नहीं हुई, इसीलिए गांधी ने फिर अस्पृश्यता के खिलाफ भी आंदोलन चलाया। और जब उनका बीच में जब ये हुआ अम्बेडकर और पूना पैक्ट हुआ, उसके बाद से उन्होंने जो भी चीजें थी कि गांधी ने जो है हरिजन बस्ती में जाकर वहां पर जाना और ये करना, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उसमें से कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर इंक्लूडिंग जो राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़े कहना चाहिए कि ईमानदार और सादगी भरे लीडर थे, वो भी इन चीजों के खिलाफ थे, जातिवाद को सही मानते थे, है ना। और वो मानते थे कि हमारे वेद पुराण सही है और कोई ना कोई व्यवस्था इसके लेके किया गया है। तो उसमें बड़े बड़े जो पंडित कहते हैं, ज्ञानी थे, वो भी उन जो ये कुप्रथा जिसको हमारे पूरे रूप से कहते हैं कोई भी आज की तारीख में पढ़ा लिखा इसको जस्टिफाइड सार्वजनिक रूप से तो नहीं कर सकता है ना। इतनी हिम्मत अब तो नहीं रह गई है कि आप जो है जाति व्यवस्था को सार्वजनिक रूप से सही ठहरा दो। व्यक्तिगत बातों में तो वो कहते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से कहने की हिम्मत नहीं लगी। इतनी जागरूकता आई है हमारे में, या इतना बराबरी का जो है दलित वर्गों में भी जागरूकता आई है, तो कहना इतना आसान नहीं रह गया है। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों में, यानी कि पिछले कई महीनों में कहानी प्रेमचंद की कहानी कफन को लेकर बहुत विवाद चला, और जो दलित रचनाकार हैं, दलित साहित्यकार हैं, उन्होंने प्रेमचंद पर बहुत आक्षेप किए लेकर। तो ये
गलत किए सही किए, मैं उसको उस पर नहीं जा रहा हूँ, पर इतना मैं जा रहा हूँ कि दलितों में इतनी चेतना आई है कि वो अपनी बात को कह सकती है, और पहले इतनी उनमें चेतना नहीं थी। तो इसलिए समाज में आज उनके खिलाफ जाने की जो है इतनी मुख्य रूप से ओपन रूप से जागरूकता नहीं है, ये हम कह सकते हैं। ये कहानी इस तरह से एक संस्कार जो कि धार्मिक संस्कार को लेकर चलती है, और बताया है कि किस तरह से जो है चीजें को आप ऊपरी तौर पर केवल बदल करके इसको जोड़ करके आप मतलब क्या है कि उसके अंतर उसके भीतरी परिवर्तन की भी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता प्रतिपादित किया है। और एक एक्सट्रीम उदाहरण देकर के कि इसको देशभक्ति से इतना जोड़ा है कि जो ऐसा नहीं करते हैं वो देशद्रोही है, ये बहुत एक्सट्रीम बात है, ये भी गलत है। मैं समझता हूँ कि इन सारी चीजों को लेकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कहानी लिखी है बहुत ही अच्छी कहानी है, और मैं समझता हूँ कि कालजयी कहानी के रूप में आज भी 100 वर्ष के बाद भी हमको जब ये हम कह रहे हैं कि प्रासंगिक है, तो निश्चित रूप से प्रासंगिक कहानी। शुरू में जो बात की गई है पाप की, हाँ। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हाँ। हमें ही पता हो जाए, तो वो कौन सा पाप है? वो पाप है जो सफाई कर्मी को सिर्फ उसे छूने की वजह से मार रहे थे, वो पाप है? या फिर वो उसको गाड़ी में नहीं बैठाती है, वो पाप है? या फिर वो पाप है कि वो संस्कारों के विरुद्ध जाके उसको बिठा लेता है? एक मिनट देखिए, मैं इसकी शुरू पंक्ति पढ़ देता हूँ, आपको उसी में आपको उत्तर मिल जाएगा। मृत्यु के देवता यम के सचिव चित्रगुप्त ने अपने बही खाते में कई पापों को मोटे अक्षरों में दर्ज किया है, जो अपराधियों को भी नहीं पता, करने वालों को भी नहीं पता है। लेकिन कुछ ऐसे पाप भी हैं जिनके बारे में केवल उन्हें करने वालों को ही पता होता है। जो पाप कर रहे हैं उन्हीं को पता होता है। और मैं एक तो करने वालों को नहीं पता है और करने वालों को पता है, ठीक है ना। अब ये पाठक पर छोड़ दिया गया है कि ये जो दूसरा दृश्य आपने देखा और इवन पहला दृश्य देखा कि जो खादी नहीं पहनता है देशद्रोही है, उतना पाप की बात तो नहीं है। पर यहाँ पर जो दूसरा दृश्य जो जाति व्यवस्था बताया है कि एक आदमी को जो केवल छू गया है और वो साफ वस्त्र पहने हुए हैं, नहा के आया है, उसके बाद भी चूंकि छू गया इसलिए आप उसको पिटाई कर रहे हैं, है ना। और उस तरफ जो है उसकी पत्नी बैठाने को अपने साथ में ले जाने को तैयार नहीं है, ये भी एक पाप है। अब ये पाप आप जानते हैं पाप है या नहीं है, ये पाठकों पर छोड़ दिया। ये तो खुले रखने का मतलब यही है। कहानी में ट्विस्ट देकर के उन्होंने कहानी को जब कहानी का मैं ट्विस्ट पढ़ रहा था, ये चेंज पढ़ रहा था यहाँ पर, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उस जमाने में आज से 100 वर्ष पहले कहानी को इतना ओपन एंड रखा कि आपके लिए छोड़ दिया इन्होंने कि आप सोचिए इसके ऊपर, आप फैसला कीजिए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ओपन एंड कहानी है ये कहानी कोई समाधान नहीं देता है, समाधान तक नहीं पहुंचाता है। पाप मुझे ऐसा लगता है ये एक इंटरनल थॉट है, उनको पता है दैट हम कुछ गलत तो कर ही रहे हैं, हम सबको पता होता है। मतलब अगर मैं मॉरल एथिक्स नहीं कह रहा, हमें जब भी हम कुछ डिसीजन लेते हैं हमें पता है यहाँ मैं अपनी चाल खेल रहा हूँ, यहाँ मैं सोसाइटी में बनने के लिए कुछ दिखावटीपना दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है सोसाइटी के अंदर। बट इंटरनल वो पाप की बात कर रहा है, मुझे ऐसा लगा पढ़ के, जो केवल हमें पता है अंदर से। नजरिया होता है, हाँ। तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। नहीं हमें भी पता होता है, हम बहुत बार हमें पता होता है बहुत बार। नहीं, उसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपने कहा हम आज की तारीख में कह रहे हैं, लेकिन जो धार्मिक शीर्षक से देखते हैं संस्कार है उनके, तो वो मानते हैं, वो इवन ये मानते हैं कि देखो ब्राह्मण होता है, शूद्र नहीं हो सकता, शूद्र होता है, ये तो आपके अपने कर्मों का फल है। ये ऐसे मानने वाले आज की तारीख में भी खूब है, ऐसा नहीं है। और बड़े बड़े ज्ञानी पंडित लोग हैं, ऐसा नहीं कि लेमैन है, ऐसे मानने वाले बहुत से लोग हैं। और जैसे ही वो लोग मानेंगे तो वो पाप नहीं कहते, अब है पाप है नहीं है, इसलिए तो ये छोड़ दिया उस पाठ के ऊपर कि फैसला आप कीजिए। आपने गुप्ता जी के जवाब में ये कह दिया कि ये तो ओपन एंड खान, ये तो शुरुआत की लाइन है। हाँ, शुरुआत की लाइन है। ओपन एंड क्या हुआ? नहीं, ओपन एंड ये हुआ कि ये शुरुआत की लाइनें है ना, शुरुआत की लाइन में ओपन एंड का नहीं, शुरुआत की लाइन का ट्विस्ट बाद में दिया गया है। हाँ, नहीं देखिए, इस जो शुरुआत की जो लाइनें हैं, एक मिनट गाइड नहीं कर रहा हूँ, इस जो शुरुआत की जो चीजें हैं उससे दो बातें प्रकट होती हैं। पहली तो संस्कार, धार्मिक संस्कार से मतलब है हमारा यहाँ पर। शुरुआत के लाइनें के अलावा यम और देवता और चित्रगुप्त का कहीं वर्णन नहीं आया, शुरुआत के वर्णन में दिया गया है, ठीक है। पहले आप देखिए, भूमिका में दिया है शुरुआत की। एक मिनट सर, मैं अपनी बात कहता हूँ। 4 लाइनों में उन्होंने यम का और पाप का बात की है, शुरू में की है ना। और एंड कहाँ से किया है? उस व्यक्ति से जो भंगी है,
हरिजन है, दलित है, उसकी पिटाई की अगर छू जाने के कारण से पिटाई हो रही है और उसको कार में बैठाने को तैयार नहीं है। आप जोड़िए चीजों को। बल्कि ये भी विरोधाभास नहीं है कि वो छू गया उसके बाद भी मार रहे हैं, मतलब छूने पर मार रहे हैं। दो कभी नहीं, एक बात, और दूसरी बात वो उसको बचाने को तैयार नहीं, जो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त कह रही है। आप देखिए, विडंबना देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये जो 4 लाइनें दी है उस अंतिम कड़ी से जुड़ी हुई। कृष्ण चंद्र की एक उपन्यास है जब खेत जागे, उसमें क्या होता है कि जो उच्च तबके का व्यक्ति ठाकुर है वो निचली वर्ग की महिलाओं के साथ शोषण करता है उनके सामने। तो जो प्रोटैगनिस्ट है उसका सवाल यही है कि जब तुम छुआछूत कर रहे हो तो तुम छुआछूत में छूते नहीं हो, कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन जब तुम शोषण पे आते हो तब तुम्हें छूने का कोई परेशानी नहीं होती। तो वो उन्होंने बहुत अच्छा सवाल जब खेत जागे बहुत अच्छे से उसको उजागर करा जाति प्रथा को लेकर, और ये बताया कि तब तुम महिला जैसे बैंडेड क्वीन के अंदर आप उसका बलात्कार कर रहे हो तब छुआछूत आपको दिखेगा, और यूं आप कह रहे हो कि उतने तो ये जो 4 लाइनें शुरुआती है ना, सब आपका पाप वो 4 लाइनें शुरुआती का जो अंतिम लाइनें हैं जो इसका एंड होता है उससे जोड़, मैं समझता हूँ कि उसके लिए उसने उन्होंने भूमिका बांधी, जो मेरा सोच है। इसलिए आपने जो कहा ना, तो शुरुआत में लेखक कौन सी बात कब कहते हैं कोई पता नहीं लगता है। अपनी अपनी फिर अंडरस्टैंडिंग है या समझ है कि आप उसको कहाँ से कनेक्ट करते हैं, तो कहाँ जोड़ते हैं। इसलिए मैं कोई मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, मेरी अपनी समझ है, वैसे मैं बोल रहा हूँ। मैं मिसगाइड नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर हम चर्चा के लिए इसीलिए किए कि हम अपने अपने विचार रखें। कोई जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वही जो अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य कुछ भी नहीं है, अपने अपने विचार रखे। मैं समझता हूँ कि 2-3 लोगों ने नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना सही नहीं। अंग्रेजों ने उनको टैगोर कर दिया। हाँ, ठाकुर बोलने जोर पड़ता था उनको, अंग्रेज ने ना टैगोर कर दिया। और वो बंगाल में भी है ना, जैसे सपना होता है अपने यहाँ पे, वहाँ स्वप्न होता है, तो इस तरीके से वो ठाकुर टैगोर इस तरीके से। सर एक सवाल मेरा, मेरी समझ ये है, लेखक ये कह रहा है कि मैंने वो पाप कर दिया। कौन सा पाप? हरिजन को शादी। नहीं, मैं नहीं मानती। मुझे लगता है पाप वो है जो छूट जाने के कारण नहीं, वो इसलिए कह रहा है, बाकी चीजों को गलत बताने के लिए, इसको नहीं बताने के लिए। पत्नी को गलत मजाक में इन्हें ह्यूमरस हुए वो, क्योंकि अभी वो ऐसा नहीं है, वो पत्नी में अटैच है बहुत ज्यादा, तो मजाक भी नहीं करना था, मजाक में क्या। इसमें ये भी आया ना कि ये कंफर्ट जोन भी रहता है, क्योंकि बहुत सा बड़ा तबका उस तरफ है, तो वो चीजें करना एक कंफर्ट लेवल है, आराम से कर सकता है, वो चीज है। बट वो वाली बात है, कौन है कंफर्ट जोन? जो लड़की है, जो लड़की हाँ, लड़की कंफर्ट जोन से बाहर है ना, पाप हाँ, क्या। आपने कहा ना महिलाएं अपने पर आ जाती है, तो मैं व्यक्तिगत बात बताता हूँ। मेरी वाइफ एक बार उस पे आ गई, खादी पहनना है, मैंने कहा मेरे को चुभता है, मेरे को नहीं ठीक है, उसको आएगा पहनना है, और साथ मेरे कुर्ते खादी के सिलकर आ भी गए। वो वाली बात इतनी रेलेवेंट लगी, मैं खादी पहनता है और उसके लिए साथ कुर्ते महिला अपने पर आ गई तो आ गई, वो साथ सिल के रखे। दूसरी बात पे तो पराग मानदे की उपस्थिति में हमने बहुत तो अधिवाद की बात नहीं है, इसमें बंगाल का वो माहौल है जब वहाँ गांधीवाद पलट रहा है। सरला देवी चौक रहने का वो समय है जिसमें वो लड़कियों को, औरतों को पहना सिखा देते, और लोग बाग गांधी की बातें करके और वो नारेबाजी शुरू हो गई थी। उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी का विरोध किया था, ये तब में भी सरला देवी, क्योंकि सरला देवी तो भतीजी थी रविंद्रनाथ की, तो उससे अच्छा करावी की रिसर्च है पूरी, और आपकी बात सही कह रहे हैं। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर में और गांधी में बहुत सारी चीजों को लेकर मतभेद, इवन आंदोलन को लेकर के उनमें वही है, तो वो कोई बात नहीं है, ये मतभेद की कहानी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, मतभेद का, पर
कहानी है, लेकिन जो आपने कहा ना मखौल उड़ाया, ऐसा नहीं है, मुझे लगता, मुझे नहीं लगता है। मतभेद और मखौल में क्या अंतर है, है? अंतर है। क्या बात करते हैं, मतभेद और मखौल में अंतर नहीं है, क्या बात करते हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने उस चीजों के जो समाज में घटित हो रहा है दूसरा पक्ष भी बताया है, जो इग्नोर नहीं करने की बात है। दूसरा पक्ष इसका ये भी है ना। तो क्या आप इस कहानी में सोच रहे हैं कि जो कलिका है वो गांधी है और गिरीन्द्र है वो ये लगता है हाँ, इसका। मतलब जो ये व्याख्या सर क्या कह रहे हैं उसमें ये है कि भाई वो ये है वो ये है, वो गांधीवाद के झंडे को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये उसमें आ गया। और वो पति ये कह रहा है कि ये सब एकेडमिक है, तुम्हारे ये होने वाला। मैं सही हूँ, मैं रियल हूँ, मैं ये बिना इसके ही मैं कर रहा हूँ, मैं इसको बिता रहा हूँ। बट उन्होंने ये एंगल भी दिया है कि पाप जो है वो एक वो है जिसका हमें पता है, एक वो है जिसका हमें नहीं पता। अब ये कैसे डिफाइन पता चलेगा कि हमें कि वो पाप है भी कि नहीं? ये तब पता चलेगा कि हमें कोई चीज ये पता हो कि वो सही चीज है कि गलत है। पाप का सबको पता होता है। नहीं, अगर आप पता ना, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर बलि देने की बात करते हैं तो किसी एक विचारधारा के लोगों के लिए वो सही है, दूसरे विचारधारा के लोगों के लिए एग्जैक्टली तो पाप की जो डेफिनेशन है वो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है पाप की डेफिनेशन। करने वाले को कभी लगता है जो- कि मैं पाप कर अरे मुझे अगर मेरी विचारधारा के अकॉर्डिंग वो गलत है, कुछ ऐसे लोग हैं वो सही भी मानते हैं उसको। तो यानी कि जब तक मुझे सही और गलत की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता हो तब तक मैं पाप को डिफाइन नहीं कर सकता। वो यहीं से तीसरे व्यक्ति के जन्म होता है जो हमें बार बार कन्विंस करता है कि नहीं जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, या तुम जो कर रहे हो गलत करते हो। हर बार तीसरा व्यक्ति, जैसे तीसरा व्यक्ति यहाँ पर भगवान भी हो सकता है। आजकल के टाइम में बाबाएं भी हैं, बाबा लोग भी हैं, या इसमें जैसे प्रोफेसर दिखाया गया है। तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है जो कन्विंस करता है एक तरह से कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। और हमें कन्विंस होने की शायद इसलिए जो पड़ती गई वो एक अलग कंसेप्ट है कि हमारा दिमाग एक सही निर्णय नहीं ले पाता, तब हम किसी को समर्पित करते हैं, फिर वहां से निर्णय को स्वीकार करते हैं, और वो एक अलग कंसेप्ट है। जब तक बंदे का विवेक होता है हाँ। तब तक वो सोच लेता है। विवेकवान नहीं से भी कई बार निर्णय नहीं ले पाता, वो भी किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं। एक तो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, वो जानवरों में होते हैं, मनुष्य में। वो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट क्या है? प्रिजर्वेशन एंड प्रोक्रिएशन, अपनी रक्षा करना और अपनी संस्कृति बढ़ाना, ये तो बायोलॉजिकल है। हिंदी में उनको भी संस्कारी कहते हैं। अमीबा से लेकर आदमी तक जो मनुष्य का एवोल्यूशन हुआ है तो सारी मेमोरी उसके अंदर, वो मेमोरी भी संस्कार, जन्म से लेकर मृत्यु तक, युगोपरि संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक जो 16 संस्कार किए जाते हैं, जो बार बार धार्मिक किए जाते हैं, वो भी संस्कार। अंग्रेजी में जो ईगो, लिबिडो और सुपर ईगो, जो विवेक शब्द का जो इस्तेमाल किया है वो है ईगो और सुपर ईगो। वो केवल आदमी में, वो जानवर में नहीं। जानवर पाप इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ऋतु से बंधे हुए, ऋतु काल। आदमी ऋतु से बंधा हुआ है, उसको अपने विवेक से लेना। विवेक जो है बेसिक जो सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, वो भी संस्कार का रूप में धारण करते हैं। हाँ, वो भी धारण करते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली में मुख्य रूप से यही प्रश्न उठा है, उसी इतनी सारी बातें आपने बताती ना, उन सबसे नहीं लेना देना उन्होंने रखा है। कहानी में स्पष्ट रूप से जो धार्मिक संस्कार हमारे मन में बदमूल हो गए हैं, या लोगों में बदमूल हो गए, यहाँ के लोग बदमूल हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कहानीकार ने ये प्रश्न उठाया है कि जो आपने पूछा है कि भाई पाप क्या है, और उन्होंने आपको कहानी से अपनी बात कह दी है। अब उस कहानी का इंटरप्रेशन आप क्या करेंगे, ये आपके ऊपर है समझने का कि भाई आप क्या इंटरप्रेशन करेंगे। तो पाप है, जैसे कि वो व्यक्ति जो नहा, उसमें बिल्कुल आया है, नहा धोआ करके है, स्वच्छ बन के आया है, और ये उसको फिर भी उसको मारा जा रहा है, तो अब आप उसको ये पॉलिटिक्स है या पाप है, ये आप डिफाइन करेंगे, क्या वो पाप है या नहीं है, ये आप डिफाइन करेंगे। वही वो बताना चाह रहा है, अगर उस लेडी की जगह पे वहाँ पे कोई शायद अंग्रेज या कोई और होता, हाँ। और वो इस विचारधारा से प्रभावित नहीं है तो उसकी मदद करता। हाँ, बट वो लेडी इस विचारधारा से प्रभावित है, बट वो नहीं कर रही। हाँ। तो वही दो लोगों का अलग अलग नजरिया आता है। साथ साथ इस पर मैं उत्तर दूं, उस लेडी में ये विचार कहाँ से आया?
कि मुझे बंदी के साथ लेके गए। धार्मिक संस्कार है, हैं? धार्मिक संस्कार है। इवोल्यूशनरी मेमोरी है। नहीं नहीं नहीं, धार्मिक संस्कार है। नहीं, उसमें कोई किसी जाएगा थोड़ी सी है। क्या बात करते हैं, ये धार्मिक संस्कार है, इसमें इवोल्यूशनरी मेमोरी कुछ भी नहीं है। जो हमारे यहाँ जो प्रचलित है, वेदों से लगा करके भगवत गीता तक, पर ये जो कुछ पढ़ा है उसमें ये सारी चीज आई है। पर ये बाबाओं से हम रात दिन नहीं सुनते हैं। पर ये संस्कार एज ए स्टेटमेंट थोड़ी दिया जाता है। हाँ, ये एज ए स्टेटमेंट नहीं दिया जाता। हाँ, और हम देखते हैं, उन्होंने देखा है अपने हाँ, ये दिया नहीं जाता है। तो भाई देखो, अपने माँ बाप को करते देखा, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सारी चीजों को जो रीति रिवाज है, ये सर भी कह रहे रीति रिवाज है, वही सारी बचपन चीजें से हैं। जो परिवेश देखा है उसका भी इवोल्यूशनरी संस्कार का ये मतलब है। हाँ, जो आप कह रहे हो कि बचपन से वो कैसे बढ़ रहा है, वह केवल धर्म ही नहीं होता है। कई बार ऐसे लोग जो धार्मिक किताबें नहीं पढ़ते हैं, वो लोग भी आचरण में आते हैं, परिवेश में आचरण में आते हैं। देख, डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक दिन गांधी जी से कहा कि आप तो शूद्र नहीं हो, तो फिर आप शूद्रों के अधिकारों की बात कैसे कर सकते हो? तो उनका ये प्रश्न पूछने से उनका मतलब यही था कि साहब आपको ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं कि आप शूद्रों की बात करो या आप शूद्रों के बारे में कुछ जानो, तो आप इस तरीके से कैसे उनकी राजनीति कर रहे हो? तो गांधी जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। गांधी जी ने कहा कि मैं आपसे बड़ा शूद्र हूँ, क्योंकि आपने तो शूद्रों के घर में जन्म लिया है, इसलिए आप शूद्र हो, और मैंने अपने लिए शूद्र होना चुना है। मैं शूद्रों के बीच में बैठता हूँ, मैं हर वो काम करता हूँ जो शूद्र कर सकते हैं या करते हैं, यानी मेरे वो संस्कार हैं। और ये जो कहानी है मैंने पढ़ी नहीं है हालांकि, लेकिन आप सबके व्यूज सुने तो इन सब बातों से एक ही चीज़ समझ में आई कि तालीम और तरबियत दो अलग चीज़ें हैं। तालीम और तरबियत का मतलब है शिक्षा और संस्कार। शिक्षा आपको जो है वो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में अगर पैसा है, सब कुछ है, अप्रोच है तो मिल जाएगी, डिग्री थीसिस आप कर लो, हो जाएगा। मगर संस्कार एक अलग चीज़ है। संस्कार समाहित करने होते हैं घर से या गुरु के द्वारा। अब एक 10-12 साल का बच्चा है, वो घर पर बैठा है और वो अपनी माँ से कहेगा माँ पानी पिलाओ, माँ पानी पिलाओ, और अगर उसको ये संस्कार दिए जाए कि देखो बेटा ऐसे नहीं बोलते, आप ये कहो माँ मुझे प्यास लगी है, आप कह रहे हो माँ पानी पिलाओ, इसमें तुम माँ को ऑर्डर कर रहे हो। और अगर ये कहोगे माँ प्यास लग रही है तो उसको माँ को मालूम है कि इसको पानी पिलाना, तो वो माँ कुआं खोद के भी पानी लेकर आ जाएगी क्योंकि वो माँ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में संस्कार समाहित होते हैं और वो संस्कार घर से ही मिलते हैं। जैसे कि एक बच्चा बाहर से खेल कर आया, 2-3 घंटे बाद घर में, ये कोई हमारे घरों का आम कल्चर है कि किसी की तुलना खराब चीज़ों से कैसे की जाती है। आया खेल कर वो गर्दो गुबार होकर, तो उसको कह दिया साहब कि ये तू बंगी जैसा दिख रहा है, जाकर ना ले। तो ये संस्कार है। वहाँ पर हम समझा सकते हैं कि देखो ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ये सही नहीं है। वो गर्दो गुबार है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंगी जैसा दिख रहा है। जैसे कि सर ने अभी बताया कि सफाई कर्मी जो लफ्ज़ है इसमें गलत इस्तेमाल किया गया, वाकई में गलत इस्तेमाल किया गया सफाई कर्मी, क्योंकि सफाई कर्मी का मतलब ये नहीं सिर्फ दलित ही सफाई कर्मी होगा या जो हरिजन है बंगी है वही सफाई कर्मी। कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकता है, कोई भी कोई भी सफाई कर्मी है, सारे लोग हैं। तो इस सफाई कर्मी से इस बात का मतलब सफाई कर्मी नहीं है, इस बात का मतलब ये था कि वो दलित था, इसलिए जो है वो उसके साथ में वैसा व्यवहार नहीं किया गया जो इंसानों के साथ किया जाना चाहिए। पहले तो क्या 4 वर्ण व्यवस्था बनी ना, वे ब्राह्मण पढ़ाने का काम करेंगे, क्षत्रिय देश की रक्षा करेंगे और वन्य या राज्य को ऑर्डिनेट करेंगे, व्यापार करेंगे, और जो शूद्र है वो साफ सफाई करेंगे। तो उस परिवेश में वो सफाई कर्मी शूद्र ही होगा। ये 100 साल पहले शायद ये रिलेवेंट होगा ही होगा कि भाई ये सफाई कर्मी है तो शूद्र ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई ब्राह्मण सफाई करेगा उस वक्त ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई ब्राह्मण बनता है तो सफाई करेगा। अच्छा, गांधी जी ने नहीं, और एक बात गांधी जी ने देखो एक चीज मैं मेरी कंप्लीट करूं। आपने जो कही उसी पर मैं कह रहा हूँ। यहाँ के आप नगर पालिका में सफाई कर्मी हैं, आप उनकी जाति उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम किस जाति के, बल्कि मेरे ख्याल में मोर देन 90% होगी। सर वो अपना अधिकार जताते हैं उस पोस्ट पे, वो क्या जताते हैं उसको छोड़ दीजिए, तो किस जाति से बिलोंग करते हैं आप देख लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। तो इसलिए क्योंकि आज के जो जिसने ट्रांसलेटर ने भगीरथ शब्द का प्रयोग सफाई कर्मी से आज के शब्दावली में किया है, लेकिन जो जुड़े हुए हैं सफाई कर्म से, सफाई कर्मी, वो ज्यादातर क्या है वो देख लीजिए उसी जाति से बिलोंग करते हैं। इसलिए एक अर्थ में गलत नहीं किया है ट्रांसलेशन, लेकिन जो उस समय ये शब्द नहीं था, ये बात बिल्कुल सही। इवन हरिजन शब्द भी बहुत बाद में आया है, तो भंगी शब्द का प्रयोग वो उसमें होते थे। तो टैगोर ने आपको लगता है अच्छा, गांधी जी का जो खादी मिशन था, तो मुझे नहीं लगता कि गांधी जी ने अंग्रेजों का इकोनॉमिकल सिस्टम तोड़ने के लिए किया होगा, क्योंकि गांधी जी बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। वो
और वो जानते थे कि किसी के कपड़ा पहन लेने से जो है वो कोई सिस्टम उपनिवेशवाद कोई बहुत बड़ा वो बर्बाद नहीं हो जाएगा, वो चीज इस चीज को समझते थे वो। उनका मेरे ख्याल से ये तात्पर्य था खादी आंदोलन के पीछे कि आपने अगर खादी का कपड़ा पहन लिया तो इसका मतलब ये कि आपके मन में जो है वो चिंगारी जल उठी। बिल्कुल, ये एक बड़ा वो एक कनेक्ट कर रहे थे हर आदमी को अपनी जड़ों से। हाँ, और जिस तरीके से हमें सोचना चाहिए, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो आप किसी के जैसे कि ये भी हुआ है कि उस वक्त 1942 में कभी लोगों ने जो है अपने घर से सामान जो विदेशी चीजें थी वो निकाल कर जला दी, ये कर दी वो कर दी। कोई बच्चा स्कूल से आ रहा तो उसकी किताबें जला दी गई। जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने ये किया, लेकिन गांधी जी इस तरीके से नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं हो। वो तो सिर्फ ये चाहते थे कि आपके मन में लौ जल जाए, और ना इस तरीके से किसी का इकोनॉमिकल सिस्टम टूट सकता है। जैसे कई लोग कहते हैं साहब इजराइल का प्रोडक्ट मत लो, इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, का पेप्सी मत पियो या कोको कोला मत पियो। स्वदेशी आंदोलन पे बहुत ये बात सही भी है कि मतलब हम जैसा हमारा आवरण या परिवेश होगा हम वैसा बिहेव करने लगते हैं, ये रियल है। तो उनका यही था कि अगर हम खादी पहनते हैं तो हम शायद अपनी जड़ों से या अपने मूल रूप से जुड़ेंगे, तो वैसा बिहेव करना शुरू करेंगे। जनरली सारे काम ऐसे ही कर रहे थे। नमक बनाने वाला भी वो ऐसे ही प्रोसेस था, दांडी यात्रा थी। ये रियल भी ना, आज के टाइम में देख लो, जॉब करने वाले जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर हुआ है ना, ऑफिस का कल्चर क्यों है? इसी वजह से कि लोग उस माहौल में रहेंगे तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। यही एक्चुअली लॉजिक है, ये काम कहीं भी हो सकते हैं। नमक आंदोलन क्या था? मैं आप सब लोगों कनेक्ट करना था लोगों को, पढ़ने के लिए एक जानकारी दे रहा हूँ कि जो ये राष्ट्रवाद की जो टैगोर की सोच थी, उस पर उन्होंने जापान, अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर स्पीच दी थी, ठीक है, 16-17 में। और वो एक बुकलेट के रूप में बाद में आई थी, टैगोर थॉट ऑन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद पर, नेशनल बुक ट्रस्ट से। तो उसी में एक फेमस कोट है, मैं उसको आपको सुनाता हूँ, और वो उसमें हमारा कहानी का जो मूल सार है ना, तत्व, वो भी निकल कर आएगा। देश प्रेम हमारे आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकता। मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में ग्लास नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देश प्रेम की जीत नहीं होने दूंगा। ये टैगोर का फलसफा पूरे जीवन का रहा है। ये क्यों रहा है मैं बताता हूँ कि जब उन्होंने जन गण मन लिखा 1911 में, तब कहा कि भाई जॉर्ज पंचम के लिए लिखा है या जॉर्ज पंचम की अनुशंसा के बाद लिखा है, उन्होंने उसको भी डिनाई किया। उसके बाद 14-15 में फिनिक्स स्कूल से विद्यार्थी गांधी के साथ शांति निकेतन की यात्रा में आते हैं, तब राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवता पर एक डिबेट डिस्कशन वहाँ की जाती है। उसके बाद गांधी को लेकर उनकी जो अभी तक की सोच बन रही थी और जो खादी मूवमेंट भारत में हो रहा था, थोड़ा सा लचीलापन आया। फिर उन्होंने उसमें राष्ट्रवाद में जो उनका जो उद्धरण है, स्पीच है, उसमें वर्ल्ड वॉर के ऊपर भी बात की गई है, अलग अलग देशों की सोच की बात की गई है कि कई बार हमारी जो देश की जो सोच है वो व्यक्ति की सोच को पंगु बना देती है। तो उन्होंने बार बार मानवता की ओर ही ले गए हैं। तो जो राष्ट्रवाद में जो उनका जो जैसे गांधी उत्तरोत्तर इवॉल्व हुआ है, तो टैगोर भी उत्तरोत्तर बदलाव आता गया उनके अंदर, उनकी सोच के अंदर। तो उसी बदलाव को मद्देनजर करते हुए ये कहानी कथा की गई है। मैं इसके हिस्टोरिकल डायनामिक्स बता रहा हूँ आपको इस कथा को लेकर, क्योंकि और एक और बात बताता हूँ, उन्होंने इसी के आसपास एक राज ऋषि नाम का उपन्यास लिखा था, तो वो भी इसी भाषाई अस्मिता और जाति सूचक की बात कहता है, त्रिपुरा को लेकर वो है। तो उनके दिमाग में बहुत समय से ये राष्ट्रवाद बेनाम व्यक्तिवाद की जो अवधारणा है वो उनको बेचैन कर रही थी। और गांधी उनके जीवन में आया तो उनको गांधी से ज़्यादा टैगोर को फ़ायदा हुआ, मैं मानता हूँ। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो अहिंसा को लेकर, खादी को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर कुछ कर रहा है, उसके मतभेद भिन्न हो सकते हैं। बाद में तो महात्मा नाम भी उन्होंने दिया है, क्योंकि राष्ट्रवाद पर एक लंबी श्रृंखला, विचारों की श्रृंखला का आदान प्रदान पत्रों के माध्यम से, जब संवाद के माध्यम से जब कभी भेंट हुई, तो वो महात्मा का भी कि भाई मेरी जो मानवता की सोच है, जो वहाँ पर हम दलित भी ले सकते हैं, मुस्लिम भी ले सकते हैं, शूद्र भी ले सकते हैं, हर जाति को ले सकते हैं, वो कहीं ना कहीं गांधी में भी रिफ्लेक्ट करती है। एट द एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन को ऊपर लाने की, अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है गांधी की।
तो आगे जाके दोनों की सोच कहीं ना कहीं मिलती है मतभेदों के बाद भी। जैसे जैसे टैगोर ने अपने आप को बदला और 1941 में जब उनका निधन होता है, जब तक तो उनकी अवधारणा बिल्कुल गांधी के फेवर तक चले गए थे बिल्कुल। तो ये 1908 से लेकर 1917 का जो नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की जो एक अवधारणा थी, उसके बाद ही उन्होंने वो लेक्चर दिए थे, तो वो उनका पीक था जब वो इन सारी चीज़ों को फिजूल मानते थे। लेकिन वो देश को आज़ाद कराने के लिए जैसे जैसे लोगों का योगदान देखा, तो वो ह्यूमैनिटी की तरफ और इंसान को एक सुप्रीम बीइंग कैसे बनना चाहिए, उसकी एक चेतना का विकास कैसे होना चाहिए, उसकी और उनके खुद के विचार भी बदलते रहे। तो उसी विचारों के बीच में उत्तरोत्तर ये कहानी है, ये जो विचार है, इस तरह की चीज़ लिखी गई होगी। आपने इसलिए कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर को हमने गांधी को समझने का बहुत प्रयास किया है। मैंने वो सुना है, 2 दिन वही सुना है। सही कह रहे हो। तो लेकिन आपने 2 शब्द यूज कर लिए, व्यक्तिवाद या मानवतावाद में रविंद्रनाथ और गांधी आगे चलकर एक बिल्कुल हो सकते हैं। व्यक्तिवाद बिल्कुल नहीं, उन्होंने मानवता को हाईलाइट किया है ज़्यादा। और एक में और मैं यहाँ पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो कहानी संस्कार है, इनको रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत लोकप्रिय उपन्यास है गोरा। बहुत सारी चीजों को लेकर के जो संस्कार में चीजें आई है, लेकिन गोरा उन्होंने लिखा है ना, और एक उपन्यास लिखा है और दुनिया की चर्चित कृतियों में और लीडिंग कृतियों में गिनती होती है, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा। उसमें जो चीजें यही आई है कि शुरू में जो है एक जो पात्र, मुख्य पात्र है, वह मतलब कि देशभक्ति के नाम पर सारी चीजों का मतलब कि समर्थन करता है, जो कि हमारे समाज में बुराइयां आ गई है, बुराइयों का भी समर्थन करता है। लेकिन बाद में धीरे उसके विचार बदलते हैं। तो ये उसी मामले को लेकर के बुरा उपन्यास लिखा गया है। तो यदि आप पढ़ पाए, 300 पेज का कम से कम उपन्यास, बड़ा उपन्यास है और बहुत ही विचार प्रधान उपन्यास है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। स्टोरी में जो स्टार्ट हुआ ना यमराज का, हाँ, इसमें जो इस पैराग्राफ में लास्ट लाइन जो है कि चित्रगुप्त के सामने अगर आप स्वीकारोक्ति कर लेते हो तो शायद किस्मत से आपका पाप कम हो जाएगा। तो क्या लास्ट में जब वो कलिका बोलती है अपने मन में कि मैं हार गई हूँ, मैं कायर हूँ, और उस प्रोफेसर के उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, तो क्या वो अपना पाप एक्सेप्ट कर रही है जो वो गाड़ी को भगवा देती है वहां से? आपने अच्छा, गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न हमेशा विकास ही उठाया करते, आज खरा में उठाया। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल कौन ऐसा होता है उत्तर नहीं, वो तो देखिए जिन चीजों का ओपन एंड होता है ना, वहाँ इंटरप्रेशन अलग अलग होते हैं। हाँ, ये हमेशा इंटरप्रिटेशन, हाँ, इंटरप्रेशन एक जैसे नहीं हो सकते। अपना उत्तर दो यार। हाँ, नहीं तो आप इसलिए मैं सर ने कहा ना ओपन एंड, कहीं ना कहीं उसको लगने लगता है कि वो पाप है, कहीं ना मुझे लगता है वो कहने लगे कायर हूँ मैं और ये हूँ, कहीं ना कहीं उसको लगता है। उत्तर देके पाप ना कर दे। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं गलती पर हूँ। कभी वो उसको हौल से भाग जाती है, लेकिन वो फेस भी नहीं कर पा रही है वो चीज। हाँ, देख रही है कि उसको अच्छा तो लग नहीं, एक शब्द उसने कहा ना, क्या कहा, मैं कायर हूँ, मैं हार गई हूँ, मैं कायर हूँ। ये शब्द कह रहा उत्तर ये है कि वो ये कह रही है कि मैं गांधीवाद को ठीक से फॉलो नहीं कर पाई ना, मैं अपने संस्कारों का। एक उत्तर ये भी और एक उत्तर ये भी है कि जो सफ़ेद कमल को लेकर जो बात की गई है ना, सफ़ेद कमल एक स्लैंग के रूप में भी यूज होता है कि एक तो उसकी पवित्रता और शांति का प्रतीक तो है, अगर हम इसका विपरीत या विलोम कर दें तो वो स्वार्थी, दम्भी और लालची व्यक्ति का सूचक भी है। सफ़ेद फूल, वो कीचड़ से फूल निकलता है ना, तो वो मिट्टी से जो उसकी प्रक्रिया है एनलाइटनमेंट की, और इसको जो सफ़ेद फूल को लेकर भी कटाक्ष किया गया है, सफ़ेद मूर्ति जो सरस्वती की उसको भी लेकर जो बात की गई है, तो वो कह रहे हैं कि ये दोहरा आचरण और दोहरे चरित्र का जो हमारे अंदर जो घालमेल है ना, ये आपके प्रश्न की कि वो चेंज ऑफ थॉट या एक पूरा एक रियलाइजेशन होना,
तो ये सफेद फूल के द्वारा भी ये बात कही गई है इसमें है क्या? बिल्कुल सफेद कमल का फूल इसमें लिखा है। हाँ हाँ यार, सफेद कमल लिखा है। यार थोड़ा हाँ बिल्कुल है। सफेद कमल का फूल। पढ़ के सुनाऊं आपको? हाँ सुना दी। राष्ट्रवादी लोग यहाँ सुनाता हूँ, ठीक रहेगा। एक तरफ किसी भी घर में भगवत गीता की एक प्रति का दिखना पुलिस के लिए राष्ट्रद्रोह का पक्का सबूत है। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी लोग ब्रिटेन में छपी किसी किताब के कटे हुए पन्ने अपने पास रखना भी देशद्रोह मानते हैं। वे मुझे गोरे रंग का द्वीप में जन्मा विद्रोही मानते हैं। आजकल राष्ट्रवादी विद्या और वाक्पटुता की देवी सरस्वती की पूजा करने से भी मना कर देते हैं, क्योंकि उनका रंग सफेद है। वो चिल्ला रहे हैं कि जिस पानी या उसकी दिव्य झील में सफेद कमल खिलता है, वह हमारी मातृभूमि की दयनीय स्थिति को कम करने के बजाय उसे और भड़का रहा है। वो तो गोरे रंग के प्रति विद्रोह हाँ, है, विद्रोह है। अंग्रेजों का विद्रोह है। वो भी है और सफेद फूल को तो वो थोड़ा बहुत गहराई में ये मैं गोरे कह रहा हूँ, रंग को ये अंग्रेजों का विरोध। और इसमें एक लाइन लिखी है बीच में लगभग कहीं, विचार जब स्पष्ट होता है तो वह शुद्धि लाता है। और ये शुद्धि बिल्कुल लास्ट लाइन में जो आपने बताया कि वो बोलती है कि मैं कायर हूँ, वहां आ गई हूँ। हाँ, वो एक्चुअली वहां से रिलेट है। क्या हो रहा है उसमें? उसमें ये जो लिखा है कि विचार जब स्पष्ट होता है तो वह शुद्धि लाता है। तो लास्ट में जब वो जो लेडी है वो बोलते हैं कि मैं कायर हूँ, मैं हार गई हूँ, तो उसके विचार जब स्पष्ट होते हैं तो वो एक तरह से वो स्पष्ट क्या है? वो उसको लगता है कि वो तो अभी वो तक स्पष्ट ये है कि मैं गांधीवाद को फिक्शन नहीं फॉलो कर रहा। गांधीवाद से वो आपके वो इंग्लिश में है ना, उसमें एपिफेनी आत्मबोध होता है। वो एपिफेनी बोलते हैं ना, एनलाइटनमेंट। ये एपिफेनी तो अलग वर्ड है। सेल्फ रियलाइजेशन, उसका क्या हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध होता है कि भाई वो कहीं ना कहीं गलती पर है, जो मतलब इन चीजों को नहीं देख पा रही है, मतलब वो चीजों से वो अपने धार्मिक संस्कार के नजरिए से देख रही है, वो भी गलत है, ठीक नहीं है।